यस सर, आ रही है। अच्छा जी। कोई बंदा रह गया हो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया? तो क्योंकि आज फिर देख लें आपकी अटेंडेंस 28 है। 31 सर 30 है, हम भी तो शामिल। ठीक है, मैं अटेंडेंस कर रहा हूँ जी। सी आर आप पहले अटेंडेंस आप भी कर लें, मैं भी अपने पास जो है वो अटेंडेंस कर रहा हूँ। ये कोई अभी अटेंडी आया है, इसको ठीक है जी, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से लास्ट टाइम हमारी लेक्चर जहाँ पे एंड हुआ था। सर लास्ट लेक्चर का एक क्वेश्चन था। जी बेटे। सर आपने उसमें क्वांटम कंप्यूटर बताया था, तो उसके मतलब रिसर्च की थी, तो उसमें से एक चीज़ थी कि गूगल क्रिस्टल कौन, तो उसके बारे में सर बता दें, ये क्या किस चीज़ चीज़ का? किस है? चीज़ का? गूगल क्रिस्टल कौन। ये आप मुझे ज़रा उसमें चैट में लिखते हैं, मुझे एग्जैक्टली आपका वर्ड समझ नहीं आया। ये बेटे आपका प्रोसेसर है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो प्रोसेसर है ना, वो ब्रिसल कौन है? प्रोसेसर का नाम। ओके सर। अच्छा जी। इसी तरह हमने लास्ट टाइम जो है जब बात की थी कि आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द योर नॉर्मल कंप्यूटिंग एंड द क्वांटम कंप्यूटिंग। तो मैं आप में से पूछ लेता हूँ, हैंड रेज कर दें। सिक्स ज़ीरो नाइन। 609। 609। 609। 612। यस सर। जी बेटे बताएं, ये 609 सिया जरा पता करें 609 की तरह। सर जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो और जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उससे काफ़ी फास्ट होता है। और ये जो है वो दो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है वो एट अ टाइम 0 और 1 दोनों को जो है रिप्रेजेंट कर देता है, जिसे हम अच्छा सुपरपोजिशन कंडीशन कहते हैं। अच्छा। और एनीथिंग सर ये एल्स? बात, इसके अलावा इसकी जो जो फंक्शनैलिटी है वो आम कंप्यूटर से बिलियन टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा तो ये क्यूबिट्स जो होते हैं, जिसको हम क्यूबिट्स कहते हैं, उसको यूज़ करते हुए इसमें एक और इसका जो है ना फंक्शन होता है जो कि नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं होता।
ठीक है 640 640 यस सर। जी बेटे सर बताएं। क्वांटम कंप्यूटिंग सर क्वांटम कंप्यूटिंग वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सर इसका एक ही वे होता है, इसके जो होते हैं डिफरेंट वे होते हैं एक से ज़्यादा। इसके अंदर हम 0 और 1 को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, और ये फास्ट होता है और इसके एफिशिएंट होता है, और ये एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंप्यूटिंग, ये उसमें एक ही मेथड होता है, वो 0 और 1 को एट अ टाइम यूज़ करते हैं। इसमें दोनों को एक साथ यूज़ किया जा सकता है, 0 और 1 को। अच्छा कितना फ़र्क है दोनों की स्पीड में? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब इस तरह के ये वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब बिलियंस ऑफ टाइम्स सर फास्ट है ये। क्यों? सर क्योंकि इस उसमें जो था, हम दो ही डिजिट्स को एक ही, मतलब अगर हम 0 को यूज़ करें तो वो एक दफ़ा यूज़ होगा, 1 तो वो एक दफ़ा यूज़ होगा। तो अगर हम इसको इसमें होता है 0 1 दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जितना भी बड़ा डिजिट हो 0 1, उसकी कितनी भी बड़ी वो बाइनरी में उसको कन्वर्ट करके कितना भी आगे हम वो कर सकते हैं। तो ये सारे एक साथ ही सीक्वेंस में चलते हैं, 0 और 1 साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। चलें हम वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। जी स्लाइड्स विजिबल है? यस सर। यस सर। अच्छा चूँकि जनरल है, अभी हम जनरल चीज़ों के पहले से ज़रा डिस्कशन करते हैं। आजकल जो है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि आपका जो है एम्बेडेड सिस्टम जो है वो आपकी जितनी मॉडर्न डे डिवाइसेस हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर रखता है। इनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। जिस तरह आपका टाइम गुजरता जा रहा है, आप फ्यूचर में जिस तरह आप जो है वो एक्सेल करते जा रहे हैं, तो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। सो जब आपकी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, आपकी डिमांड्स कॉम्प्लेक्स हैं, तो फिर उसी वजह से फिर आपकी डिवाइसेस भी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गई हैं। और जब आपकी जो डिवाइसेस जो आप यूज़ करते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो उसके लिए उनकी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो आपको जिसने एट द बैक एंड जो एज अ बैकबोन काम कर रहा है और जिसने एज अ दिमाग के तौर पे तमाम डिसीजन मेकिंग करनी है, उन प्रोसेसर्स की वर्किंग भी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती है। सो जिस तरह अगर हम बात करें कि आज से अगर 2005 के अंदर मैं बात करूं, तो हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोसेसर पढ़ा करते थे वो बहुत बेसिक लेवल का पढ़ा करते थे, और आज जब मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं तो आज एक हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सो दैट मीन्स आप सोच सकते हैं कि 10-15 साल के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है। सो डेफिनेटली अगर हम उस लेवल पे आज आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आज ये प्रोसेसर जो है वो मार्केट में इम्प्लीमेंटेड हो चुका हुआ है। तो अगर हम ARM प्रोसेसर्स की बात करें, तो ARM प्रोसेसर जो हैं वो इस वक्त 2005 की अगर हम बात करें तो 98% ऑफ मोर देन 1 बिलियन माइक्रो जो आपके मोबाइल फ़ोन्स थे, उसके अंदर आपका ARM जो प्रोसेसर था वो यूज़ हो रहा था। सर आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज़? ठीक है सर, आ रही है। अच्छा, ARM है क्या? ARM स्टैंड फॉर एडवांस रिस्क मशीन्स। रिस्क आपकी जो कंप्यूटर है, इसके अंदर हमारे पास दो किस्म की कंप्यूटेशन तरीक़ेकार होते हैं जो हम इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं। उसको एक को हम कहते हैं रिस्क और दूसरे को हम कहते हैं सिस्क। आप लोगों के लिए छोटा सा ये टास्क भी है कि आप लोगों ने मुझे आगे जाके बताना है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपने मुझे ये बताना है कि रिस्क में और सिस्क में फ़र्क क्या है, और क्या ये दोनों एक ही टाइम में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो सर ये आप इसको लोगों ने स्पेल मुझे करते हैं ज़रा। RISC ये सामने लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 32 बिट रिस्क प्रोसेसर। तो RISC रिस्क और सिस्क CISC। रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटेशन, और सिस्क आ जाता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटेशन। सो अगर हम 2005 की बात करें तो 98% ऑफ जो मोबाइल फ़ोन्स थे आपके पास,
विच वर मोर देन 1 बिलियन, उसमें आपका ARM प्रोसेसर यूज़ हो रहा था। एज ऑफ 2009 ARM processor accounted of approximately 90% of all the embedded 32-bit RISC processors। उसके बाद जो आपके 90% आपका embedded system जो प्रोसेसर यूज़ कर रहा था, जो RISC प्रोसेसर यूज़ हो रहे थे, वो ARM यूज़ होना शुरू हो गए थे। In 2010 alone, 6.1 billion ARM based processor representing 95% of the smartphones, 35% of your digital televisions and set-top boxes and 10% of your mobile computers। अब आप ये देख लें कि इसका यूटिलाइजेशन कितनी ज़्यादा है कि 2005 के अंदर जो है जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो 98% थे, और 2010 के अंदर जो है वो 95। अच्छा, ये आपको शायद परसेंटेज कम नज़र आ रही होगी, आपका स्मार्टफोन यूजेज भी आपका बहुत बढ़ गया। अगर आप चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एनुअली कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट आपके पास आ रहा है स्मार्ट डिवाइसेस का। आज जिस वक्त हम लोग पाकिस्तान में थे 2005 के अंदर, तो हमारे पास मुश्किल से एक सादा फ़ोन हुआ करता था। आज जो आपके पास फ़ोन्स अवेलेबल हैं वो स्मार्टफोन्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, और सिर्फ बात स्मार्टफोन्स तक महदूद नहीं होती। आपके पास अच्छा, ये दोनों में एक और फ़र्क नज़र आएगा कि आपका 2005 के अंदर जो है वो मोबाइल फ़ोन्स है, जबकि आपको 2010 के अंदर जो है वो स्मार्टफोन्स नज़र आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि दोनों में एक डिफरेंस है कि वो टोटल फ़ोन्स की बात हो रही थी, यहाँ पे स्मार्टफोन्स की बात हो रही है। अच्छा, डिजिटल टेलीविजन्स जो आपको नज़र आते हैं, इवन आप लोगों ने देखा होगा कि आप कुछ कमर्शियल्स देखते भी हैं कि आपका जो है टेलीविज़न का चैनल जो है वो आप हैंड वेव करते हैं और आपका चैनल चेंज हो जाता है, वॉइस कम या ज़्यादा हो जाती है, और इस टाइप के फंक्शंस भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये जिस तरह के फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये भी आपको आप कह लें कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो आपके एम्बेडेड सिस्टम्स का, और जो इंटेलिजेंसी आपने इन्वॉल्व किया इसके अंदर, उसका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, अगर 2014 की बात करें तो 50 बिलियन ARM प्रोसेसर्स जो है वो सिर्फ 2014 के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। सो दैट मीन्स आप इनकी कंजम्पशन लेवल आप चेक कर सकते हैं कि आज ARM प्रोसेसर की क्या कंजम्पशन होगी। जिस वक्त हम लोगों ने शुरू में प्रोसेसर देखना शुरू किए थे तो वो बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर होते थे, जिस तरह अगर हम बात करें कि, और ये आज आपकी हर चीज़ में इन्वॉल्व होता जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर। आप लोगों ने एक छोटी सी काम करवाना हो, जिस तरह हम बात करते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले छोटा सा जो है वो छोटी छोटी एग्जांपल्स दी थी परफॉर्म करने के लिए। आप ये अपनी हेडफोन्स अगर आप काइंडली माइक्स ऑफ कर लें प्लीज़। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि ड्यूरिंग लेक्चर आप जो है इसको बंद कर लें। एक मतलब हम इससे गुजर जाते हैं, उसके बाद आप जो है वो माइक ऑन कीजिएगा, तब हम क्वेश्चंस ले लेंगे। तो आपके ये छोटे से छोटे लेवल की यूटिलाइजेशन हो, जिसके अंदर हम आप देखते हैं कि मस्जिद के अंदर क्लॉक्स हैं, और उसके ऊपर आप जो है वो अलार्म बजता है एट अ सर्टेन टाइम, जो आपने उसमें टाइमर सेट किया हुआ है, वहाँ पे भी आपका माइक्रो कंट्रोलर की इम्प्लीमेंटेशन होती है, हो सकती भी है। और इसी तरह बड़े लेवल पे जाएं तो आप इवन एरोप्लेन्स का जो कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है, जो कि आपके कंट्रोल टावर से उसका कनेक्टिविटी है और उसकी सारी जो मूवमेंट है वो कहाँ जा रहा है, ट्रेजेक्ट्री क्या है, वो कितना ट्रेजेक्ट्री से आउट हो गया, कितना ट्रेजेक्ट्री के ऊपर मूव कर रहा है, इन तमाम चीज़ों की कम्युनिकेशन इवन जो है वो माइक्रो प्रोसेसर्स के थ्रू हो रही होती है। सो यहाँ पे हम कुछ मिसालें देखेंगे, आज इनका ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इवन आईफोन के अंदर आपको जो है वो A10 प्रोसेसर नज़र आता है, जो कि आपका ARM ही प्रोसेसर है, ये वर्जन 8 एक और के अंदर फॉल करता है। बेसिकली ARM के अंदर भी हमारे पास 2 से 3 मेन कैटेगरीज आ जाती हैं, एक और एक A टाइप में आ जाता है, फिर R टाइप में आ जाता है, और इसके अलावा एक और भी है, वो आगे हम जाते हैं तो इंशाल्लाह देखेंगे। इस तरह आप अगर आप एप्पल वॉचेस की बात करें तो एक छोटी सी वॉच के अंदर जो है वो आपने एक पूरा जो है वो कंप्यूटर जो अपने जो है वो एम्बेड किया हुआ है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो कैश भी 32 बिट आपका ARM प्रोसेसर है जो उसकी सिंगल कोर है। उसके अलावा इसमें 2 लेवल्स ऑफ कैशे मौजूद है और GPU भी मौजूद है आपके इस एप्पल वॉच के अंदर।
इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ और जो डिवाइसेस आ जाती हैं इसी तरह की, जिस तरह आपकी एप्पल वॉच है, आपके पास वॉचेस मौजूद हैं जो कि आपकी हार्ट पेस को मेजर करती हैं, आपकी जो आप कितने आप कदम चले हैं आपको उसको मॉनिटर करती हैं। तो आप इस तरह के रिस्ट वॉचेस जो हेल्थ केयर के लिए भी यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी आपको जो नज़र आएगा वो आपको एक माइक्रो प्रोसेसर ही उसमें नज़र आएगा। इसी तरह फिटबिट, ये वही आपको चीज़ बताई कि ये आपको जो है वो यूज़ हो रही है कि आपकी हार्ट रेट जो है वो मॉनिटर हो रहा है आपकी रिस्ट के ऊपर, आपको कितने स्टेप्स चल के जा रहे हैं वो पता लग रहा है, आपको बॉडी टेम्परेचर क्या है। ये इस टाइप की वॉचेस जो भी हैं, तो ये इनके अंदर भी आपके पास माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एम्बेडेड है जो कि यूज़ हो रहा है। सैमसंग की गैलेक्सी वेयर, जिस हमने एप्पल की बात की थी, इस तरह गैलेक्सी की जो है उसके अंदर आपका कॉर्टेक्स M4 यूज़ हो रहा है। पेबल जो है, अगर हम स्मार्ट वॉच की बात करें तो उसमें जो है ARM Cortex M3 यूज़ हो रहा था। अब डेफिनेटली जितना जितना आप मज़ीद एडवांस वर्जन की तरफ जाते जाते हैं, उतना ही एडवांस आपका जो है प्रोसेसर भी यूज़ होना शुरू हो जाता है। इसी तरह आपके वर्चुअल रियलिटी जो ग्लासेस हैं, जो वर्चुअल रियलिटी के ऊपर अब आपने वर्किंग देखी है कि काफ़ी पिछले कुछ अरसे में शुरू हुई हैं, कि आप एक ग्लासेस पहनते हैं और उसके अंदर जो है आपको जो है आप एक एरिया में नहीं भी हैं तो आप उसका 3D वर्जन जो है वो आप देख सकते हैं कि आप उसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ तो आपने वो देखी होंगी जो हमारे यहाँ एक सस्ता वर्जन मौजूद होता है कि जी आपने मोबाइल बीच में लगाया, ये वो चीज़ नहीं है। ये और चीज़ है जिस तरह आप 3D गेम्स देखते हैं, उसमें आप ये है कि आप वर्चुअल रियलिटी के अंदर मौजूद हो के वो गेम खेलते हैं। तो आपके हाथ में जो है वो कंसोल्स होते हैं दोनों हाथों में, और आपने एक ग्लासेस लगाए होती हैं जो आपको ये बिहेवियर दे रहे होते हैं कि आप उस जगह पर मौजूद हैं और आप बेसिकली उस जगह पे खुद खड़े होकर खेल रहे हैं। इसी तरह चाहे आपकी वो रनिंग गेम्स हों या कार गेम्स हों, तो आप ये ग्लासेस पहन के तो आप वही गाड़ी चला रहे होंगे, तो आपको फील ये आ रही होगी कि आप इसके अंदर बैठे हुए हैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर। HTC फ़ोन्स, उसके अंदर भी आपके पास जो है वो Cortex M3 के माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड हैं। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ डिवाइसेस जिस तरह होती हैं कि जो आपको आपके घरों की ऑटोमेशंस के अंदर भी अब आपकी जो डिवाइसेस हैं, जैसे लाइक गूगल की आपकी डिवाइस मौजूद है कि आप पूरे घर की ऑटोमेशन कर लेते हैं। आप गूगल के थ्रू जो है पूरे घर का AC ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे लेके जा सकते हैं। सो इस टाइप की जो डिवाइसेस हैं, इवन आपका जो है वो घर का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रख सकते हैं। सो इन तमाम डिवाइसेस के अंदर जो है वो आपको माइक्रो कंट्रोलर का इम्प्लीमेंटेशन है। इसी तरह हमारे पास फिटनेस गियर हमारे पास सैमसंग का है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेमोरी की। तो आप लोगों ने बाय द एंड आपने ये चीज़ें देखी थी कि आपके पास जो है जो हम बात करते हैं डिजिटल सिस्टम्स की, तो हम एक बिट बाय बिट की चीज़ों में देख रहे होते हैं। फिर बिट से हम बताते हैं कि जी अगर आप उन सिंगल बिट्स को 8-8 के कॉम्बिनेशन में ले जाएं तो वो आपकी 1 बाइट बन जाती है। और जब आप बाइट में बात करना शुरू कर देते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ बाइट्स हमारे पास हैं, तो वो आपका मेमोरी जो है वो बनना शुरू हो जाती है। आपका कंप्यूटर जो है वो भी आपकी इन बाइट्स पर मुश्तमिल है। आपकी हार्ड डिस्क वो भी आपकी बाइट्स में डील करती है, रैम आप वो भी बाइट्स में देखते हैं। जब आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ बाइट्स के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं तो हम बाइट के बड़े लेवल पर चलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपकी किलो बाइट्स आ जाती हैं, मेगा बाइट्स आ जाती हैं, गीगा बाइट्स आ जाती हैं, टेरा बाइट्स आ जाती हैं। सो जब आप देखते हैं हार्ड डिस्क के अंदर 1 TB की हार्ड डिस्क, सो दैट मीन्स कि 1 टेराबाइट की आपके पास हार्ड डिस्क मौजूद है। जब आप रैम के अंदर देखते हैं कि जी 8 GB की रैम है, तो दैट मीन्स कि 8 गीगाबाइट की आपके पास जो है वो रैम मौजूद है। तो जितनी बड़ी रैम हमारे पास है, जितनी बड़ी मेमोरी मौजूद होगी, तो उतना उसी लिहाज से हमारे पास उसकी एड्रेस स्पेस भी मौजूद होगी। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास एक राइट साइड पे आपको मेमोरी का एक जो है वो मैप नज़र आ रहा है, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आपका जो डाटा है वो 8 बिट्स के अंदर पर मुश्तमिल है। सो दैट मीन्स कि एक लोकेशन जो है वो 8 बिट ऑफ डाटा या 1 बाइट ऑफ डाटा पर मुश्तमिल है, और उसके साथ उसका एड्रेस मौजूद है।
अब ये कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपके पास डाटा मौजूद है, ये आपका एड्रेस आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम आपकी जो मेमोरी यूनिट है या आपको यानी कि जो आपकी डिवाइस लगी हुई है वो कितनी ज़्यादा मेमोरी सपोर्ट कर सकती है। इसका पता आपको इसकी एड्रेस स्पेस से पता लगेगा। एड्रेस स्पेस जो है यानी जब हम एफ की बात करते हैं सो दैट मीन्स कि वो उसका आखिरी लीस्ट पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक आपका एड्रेस जा सकता है। सो दैट मीन्स अगर वो मैक्सिमम पॉइंट तक आपका एड्रेस जा सकता है तो उसके बाद वहाँ तक आपकी मेमोरी मौजूद हो सकती है मैक्सिमम। उसके बाद आपकी मेमोरी नहीं हो सकती, अगर होगी भी तो आपकी एड्रेस स्पेस जो है उसको एड्रेस नहीं कर सकेगी। सो दैट मीन्स अगर वो मौजूद भी है तो वो एड्रेसेबल नहीं है, और अगर एड्रेसेबल नहीं है तो उसकी यूटिलाइजेशन आपके सिस्टम में कहीं भी नहीं हो सकती। सो हम यूनिट्स के अंदर देखते हैं, सिंगल बिट आपकी सिंगल बिट कहलाती है। उसके बाद अगर हम इससे बड़ा यूनिट की तरफ जाएंगे, हमें बस 4 बिट्स इकट्ठी हो जाएं तो उसको हम निबल कहते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो एक यहाँ पे डिजिट नज़र आ रहा है, जिसना ये आपको नज़र आ रहा है ये 7, ये 4 बिट्स से मिलके बना है, जो कि आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर आपको प्रेजेंट हो रहा है। तो ये एक नंबर जो है ये 4 बिट्स पर मुश्तमिल है, और ये 2 निबल मिलके या 8 बिट्स मिलके, क्योंकि एक निबल जो है वो 4 बिट्स का है, तो 2 निबल या 8 बिट्स मिलके आपकी 1 बाइट बनाते हैं। फिर इसी तरह अगर आपके पास 2⁻10 बिट्स मौजूद हों तो वो आपकी किलो बाइट्स बना देते हैं। यानी आपकी जो बाइट हैं, अगर ये बाइट का जो ग्रुप है ये आपके पास 2⁻10 मौजूद हों तो आपके पास 1 किलो बाइट की मेमोरी मौजूद होगी। इसी तरह अगर 2⁻20 अगर ये बाइट के ग्रुप्स आपके पास मौजूद होंगे तो वो आपके 1 मेगाबाइट जो है वो की मेमोरी को कंस्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, ये वही जिस तरह मैंने अभी बात की कि अगर आप बात करते हैं गीगाबाइट की तरफ जाते हैं तो 2⁻30 अगर आपके पास नंबर ऑफ बाइट्स मौजूद होंगे तो वो आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो आ जाएंगे 1 GB को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक मेमोरी है वो 4 GB की मेमोरी है, एक्सक्यूज मी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसका अभी हमने यहाँ पे लिखा है 4 GB रैम। सो अगर ये आपके पास 4 GB है, B स्टैंड फॉर बाइट। अगर B बड़ा है तो दैट मीन्स कि ये बाइट के बारे में बात हो रही है, और अगर हम यहाँ पे B को स्मॉल कर देंगे तो यहाँ पे बात हो जाएगी कि जो टोटल साइज है ये बिट है। स्मॉल b रिप्रेजेंट्स अ बिट, कैपिटल B जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है बाइट को। सो यहाँ पे चूंकि 4 GB B इज़ कैपिटल, सो दैट मीन्स कि आप यहाँ पे 4 गीगाबाइट की रैम की बात कर रहे हैं। और चूंकि 1 बाइट जो है वो एक लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, सो दैट मीन्स कि आपके पास 4 गीगाबाइट की मेमोरी है और जिसमें 4 गीगा लोकेशंस होंगी। एक लोकेशन 1 बाइट की है तो 4 गीगा लोकेशंस होंगे, तो आपके पास पूरी रैम जो है वो 4 गीगाबाइट की बन जाएगी। अब ये 4 गीगा कितनी इसको एड्रेस रिक्वायर्ड होगा, एड्रेस बिट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी, इसका हम हिसाब लगा लेते हैं। गीगा का भी आपने यहाँ पे देखा कि 1 गीगा बिट को बाइट 1 गीगा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमें नंबर चाहिए दैट इज़ 2⁻30। सो 2 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 गीगा बाइट, ये चूंकि सिंगल लोकेशन है तो मैं इसको डिवाइड नहीं करता, लेकिन अगर मुझे गीगा को देखना है तो गीगा रिप्रेजेंट करता है 2⁻30। और अगर मैं इसी को इस नंबर को भी अगर मैं 2⁻में लेके जाना चाहूँ तो क्या बनेगा 2⁻2। तो और हमारा जो फार्मूला है मैथमेटिक्स का वो ये कहता है कि अगर दो सेम पावर्स सेम बेसिस हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस कॉमन हो गई और जो इनकी पावर है वो ऐड हो जाएगी। सो दैट मीन्स के आपकी पावर हो जाएगी 2 + 30। सो आपके पास बन गया 2⁻32।
सो आपके पास एक मेमोरी के अंदर 2⁻32 बाइट्स मौजूद हैं, और चूंकि हमारी सिंगल लोकेशन 1 बाइट की है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास 2⁻32 लोकेशंस मौजूद हैं जो कि आपके पूरे मेमोरी को समेटे हुए हैं। सो अगर 2⁻32 लोकेशंस हैं तो हमें एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ बिट्स जो रिक्वायर्ड होंगी दैट विल बी 32, जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। जो 2⁻32 है, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं जो कि आपके सिस्टम में, आपकी मेमोरी में मौजूद हो सकते हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होंगी दैट विल बी 32। सो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जब जाएंगे तो हम एक छोटा सा रिव्यू करेंगे, पुराने यानी फास्ट रिव्यू होगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो इंशाल्लाह आपको और बेहतर समझ भी आ जाएगी। सो ये आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया कि आपकी जो है मेमोरी किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होती है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर ये जो अभी आपने पढ़ाया है ये भी यूट्यूब पे भी है आपका लेक्चर? जी बेटे, ये वाला लेक्चर मुझे आइडिया नहीं है कि ये वाला मौजूद है या नहीं है, लेकिन ये लेक्चर्स मौजूद हैं मेरे। अभी तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि आप। जी बेटे। सर जैसा कि स्लाइड नंबर 1 या 2 में आपने बताया कि टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो गई इस लिहाज से हमारे पास स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स आ गए हैं, तो सर उस लिहाज से तो चिप्स वगैरह सर वो इतनी स्मॉल मोड में है कि तो सर फिर लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? वो तो अगर छोटी चीज़ है तो वो उतनी लेस एक्सपेंसिव होनी चाहिए, तो फिर हम इतने ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर इतने ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं सर? बेटे जितनी इसकी एक वजह है, देखो एक आप कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है, आपको अगर मैं कहूँ कि इसको मैं किस तरीके से प्रेजेंट करूँ आपको। आपको मैं कहता हूँ कि आप एक डेस्कटॉप लें, आपको मैं पूरा कमरा दे देता हूँ, तो एक खाली कमरा है, मैं आपको वो कमरा दे देता हूँ, बल्कि ये भी नहीं कहना चाहिए, मैं आपको ये कहता हूँ आपको एक पूरी लाइब्रेरी है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं लाइब्रेरी है, खाली कमरा, पूरा खाली कमरा, उसके अंदर कोई आपके पास चीज़ें मौजूद नहीं है। आपको मैं कहता हूँ किताबें आई हैं, 1000 किताबें आई हैं, इसको यहाँ पे रख दें, तो आपके लिए रखना आसान होगा, स्टैकिंग करना मुख्तलिफ रूम के अंदर जितना बड़ा वो कमरा। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं ना होगा? अच्छा, अब मैं कहता हूँ उसी रूम के अंदर आपने, अभी हमने 1 लाख की बात की थी, मैं आपको कहता हूँ आप 10 लाख किताबें वहाँ पर रखनी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होगी। जी सर। अच्छा, अब मैं कहता हूँ आपने 50 लाख किताबें वहाँ पे रखनी है, अब आप क्या और कहेंगे? ज़्यादा मसला होना चाहिए, क्यों होना शुरू होगा? आपको अब अरेंजमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि वो वहाँ पे रह सकें, ठीक है? जी सर। पहले तो रूम बड़ा था और उसके अंदर रखने की चीज़ें कम थी, अब आपने रूम कम होना शुरू हो गया है और वहाँ पे रखने वाली चीज़ें वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है? इसी तरह जब आप बात करते हो प्रोसेसर्स की, तो जितनी आप उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ाते जा रहे हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी जब उसकी इंक्रीज होगी तो आपके पास रखने की जगह तो वही है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आपने पुराने कंप्यूटर्स देखे हों, डेस्कटॉप सिस्टम आप लोगों ने उम्मीद है सबने देखे होंगे, पुराने अगर आपने कंप्यूटर देखे हों, पेंटियम 1, 2, 3, पेंटियम 4, डुअल कोर, कोर टू डुओ, कोर टू क्वाड, कोर i3, कोर i5, कोर i7, अब आपका कोर i9 भी आ गया। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आपके पास प्रोसेसर के साइज में कोई फर्क है? मैं आपके फिजिकल डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, क्या आपको फिजिकल डायमेंशंस में कोई फर्क नजर आया? क्या फर्क है? सर वो कम होता गया, क्या चीज? तो साइज फिजिकली कम होता गया है। फिजिकली साइज कम नहीं होता गया, अगर आप उठा कर देखेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ उसका साइज सेम है,
जो फिजिकली आपके उसके ऊपर लगा हुआ है। मैं उसके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं फिजिकली जो आप उसको हाथ में पकड़ते हो प्रोसेसर को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप एक प्रोसेसर जो आप यानी आप डेस्कटॉप का अगर आप उसका फ़ैन उठाएंगे तो उसके नीचे एक प्रोसेसर की चिप लगी हुई है। अगर आप उसकी चिप उठाएंगे तो चिप का साइज़ तकरीबन एक जैसा ही, चाहे वो पेंटियम 1 हो या कोर i7 हो या कोर i9 हो, ऐसा ही है। आप अभी बेशक गूगल करके देख सकते हैं। क्या आपको क्या उनके फिजिकल डायमेंशन में कोई फर्क नजर आया? नो सर। कोई बंदा, एक बंदा बेशक गूगल करे जरा। दोनों के फिजिकल डायमेंशंस के अंदर कंपैरिजन करके देख लो। सर तकरीबन सेम है। तकरीबन सेम है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि क्या कोर आई 9 और पेंटियम 1 के प्रोसेसर की कॉम्प्लेक्सिटीज और उसकी परफॉर्मेंस सेम है? नो सर। बहुत बहुत ज़मीन आसमान का फर्क, का डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा फर्क है। ऐसे ही तो आपने बेसिकली वो तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज उसी चिप के अंदर आपने एम्बेड की है। तो दैट मीन्स आपने कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स किए होंगे कि उस बहुत ज़्यादा फैली हुई टेक्नोलॉजी को उसी चिप के अंदर आप समो दें। ऐसे ही है। तो क्या वो काम आसान होगा कि आपने रूम का साइज चेंज नहीं किया और आपने उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें रखना शुरू कर दी? सर जिस तरह आप एग्जांपल दे रहे थे सर, वो हॉल की एग्जांपल दे रहे थे जिधर बुक्स हमारे पास 50 लैक्स हैं, तो हम उसके लिए सर वो स्पेस बनाएंगे तो उधर शेल्फ इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इसी तरह एग्जैक्टली। प्रोसेसर में होगा, उनका साइज सेम रहेगा, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब उनके अंदर डिफरेंट, मतलब अगर आपको एग्जांपल दें हॉल के रहते हुए उधर भी शेल्फ इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम ये कह सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी थोड़ी सी, मैं थोड़ी सी आपको टेक्निकल साइड पे ले जाता हूँ। टेक्निकल साइड ये है कि आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हिस्ट्री आपकी ये कहती है कि आफ्टर सर्टेन टाइम्स जो आपकी इंटीग्रेशन लेवल है वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, आप उठा के देख लें। इसका ग्राफ बनता है पूरा, आपका कितना एक्सपोनेंशियल उसकी जो इंटीग्रेशन लेवल है ना वो बढ़ जाता है। आपका जो प्रोसेसर है उसके अंदर भी आपकी जो है वो आपने लफ्ज़ सुना होगा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वो आपकी बेसिकली इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आप एक चिप के साइज़ को, अब आप वही देखें, आपकी रैम है, उसी रैम के अंदर आपको 8 GB भी नज़र आ रही है, आपको 16 GB भी नज़र आ रही है, इवन आपको आप उसमें उसी साइज़ के अंदर आपको 128 GB भी नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है? आपने फिजिकल डायमेंशंस वही रखी हुई हैं, लेकिन जब आप उसकी क्वांटम को इंक्रीज करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन लेवल इंक्रीज कर जाता है। इंटीग्रेशन लेवल ये है कि आपने उसको उतना ही मिनिएचर करके उसके अंदर डाल देना। मेरी बात समझ आई? यानी आप उसको उतना स्क्वीज करेंगे और उसके अंदर डालते जाएंगे, स्क्वीज करेंगे उसमें डालते जाएंगे, स्क्वीज करेंगे उसमें डालते जाएंगे। तो जब आप एक साइज जो कि बहुत बड़ा था उसको आप छोटा करके उसमें डालेंगे तो उसके छोटे को करने की एक कॉस्ट है। वो कॉस्ट आपको जो है वो इंटीग्रेशन लेवल पे पड़ती है। ठीक है, तो वो उसकी कॉस्ट आपको अगर आप आज देखेंगे कि
जो प्रोसेसर आपको आज जितना महंगा पड़ रहा है शायद पहले में इतना, उस दौरान आज के ज़माने में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली आपको महंगा नजर आएगा, लेकिन अगर आप उस लेवल उस ईरा के अंदर जाके देखेंगे तो वो आपको तकरीबन एक जैसा ही नज़र आएगा। उसकी वजह ये कि उस दौर में आपका इंटीग्रेशन लेवल जो अचीव्ड था उसके अंदर उसने मैक्सिमम वो किया हुआ था। प्लस आपकी जो सेकंड चीज़ जो है जो कि आपको कॉस्ट इफेक्ट करती है, दैट इज़ के उसकी यूटिलाइजेशन कैसी है, और उसकी जितनी आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ज़्यादा बेचेंगे उतनी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो इफ़ेक्ट करती है वो है आपकी टेक्नोलॉजी। जितनी आप एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वो डेफिनेटली जिसने वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है वो उसका बेनिफिट मिलेगा। सो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी कि ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, आगे चलें क्योंकि आज हमने इस लेक्चर को ख़त्म भी करना है। यस सर आगे अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास लोकेशंस आ गई हैं। जब हमारे पास मेमोरी आ गई है, हमारे पास मेमोरी के अंदर एक ये डाटा इज समथिंग लाइक दिस कि आपकी जो एक लोकेशन है ना, ये खाली डब्बा है, ठीक है, जिसके अंदर आप 8 बिट का डाटा रख सकते हो। ये खाली डब्बा है और उस डब्बे का एक एड्रेस है जो आपके पास एड्रेस बुक में आपको नज़र आ रहा है 32 बिट के अंदर। अब उस डब्बे के अंदर जो है वो आपने कुछ भी रखना है डाटा। अब वो डाटा क्या हो सकता है? वो किसी प्रोग्राम का डाटा भी हो सकता है, वो कोई प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी तो आपके डब्बे के अंदर एक डाटा ही पड़ा हुआ है। अब वो जब डाटा मेरे पास आएगा, कंप्यूटर का जो मेन दिमाग है वो उसको समझेगा कि ये इंस्ट्रक्शन है, ये डाटा है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ दोनों को बताने के लिए। मैंने एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, ऐड ए एंड बी, ठीक है। अब ए इटसेल्फ एक वेरिएबल है। अब ए के अंदर क्या है, वो 2 हो सकता है और बी के अंदर 1 हो सकता है, ठीक है। तो 2 और 1 ये क्या है, ये डाटा है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि ऐड ए एंड बी, ये एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये भी तो कहीं पड़ी होगी, तभी आप उसको रीड करोगे। जब आप उसको लिखते हो, कहीं स्टोर करवाओगे, तो जब वो स्टोर होगी वो किसी डब्बे में जाके रखी जाएगी। तो डब्बे के लिए वो डाटा ही है। वो आपको या एक सोचने वाले दिमाग को ये पता है कि ये ए और बी एक वैल्यू है या एक प्रोग्राम का डाटा है, और ऐड ए एंड बी ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो इन दोनों का एक दूसरे से अलहदा करना ये दिमाग का काम है। मेमोरी के पास कोई दिमाग नहीं है। मेमोरी के पास सिर्फ एक स्पेस मौजूद है जिसमें वो चीज़ें रख सकता है। एक अलमारी है जिसमें हमने डाटा रखा हुआ है। अब वो अलमारी के अंदर शूज़ पड़े हुए हैं, शर्ट्स पड़ी हुई हैं, या आपके दूसरे क्लोथ्स पड़े हुए हैं, या आपके कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पे, वो अलमारी डिफरेंशिएट नहीं करेगी। वो अलमारी को खोल के उसमें से चीज़ें निकालने वाला डिफरेंशिएट करेगा कि वो कौन सी चीज़ निकाल रहा है। क्या वो जूते निकाल रहा है वहाँ से, या वो आपका कोई और स्टफ़ वहाँ से निकाल रहा है, या वहाँ से वो आपके क्लोथ्स निकाल रहा है। ये मेरी बात समझ में आई? सही क्वेश्चन है जी बेटे। सर, जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि आपका जो डाटा होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है, तो सर हमारी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होती है? मेमोरी में। वो भी मेमोरी में होती है? मैंने यही तो बताया कि आपकी मेमोरी एक अलमारी है जिसके अंदर खाने बने हैं। इंस्ट्रक्शन जैसे ऑपरेशन हो गए, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो गए, वो भी मेमोरी में स्टोर होते हैं। मैंने आपको वही तो बताया कि आपकी मेमोरी एक अलमारी है। अलमारी के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। अब जिसने अलमारी खोली है और उसमें से सामान निकालना है, ये उसको पता है कि उसने क्या निकालना है वहाँ से। उसने वहाँ से इंस्ट्रक्शन निकालनी है या उसने प्रोग्राम का डाटा निकालना है। उसके अंदर जो चीज़ पड़ी है वो तो चीज़ है, वो तो एक डाटा पड़ा हुआ है उस अलमारी के लिए। उसको तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है ना कि वो एक परफ्यूम की बॉटल है या आपके शूज़ हैं। उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है। उसने एक स्पेस दे दी जहाँ पे आपने चीज़ें रख दी। जिसने अलमारी खोल के उसमें से चीज़ें निकाली हैं उसको ये पता होना चाहिए कि उसने उसमें से क्या निकालना है। उसने उसमें से अगर परफ्यूम निकालना है तो वो जूते के ऊपर हाथ नहीं डालेगा, और अगर उसने जूते निकालने हैं तो वो अलमारी में से परफ्यूम की बॉटल नहीं उठाएगा। इसी तरह जब मेमोरी के अंदर आप जाएंगे तो आपने अगर इंस्ट्रक्शन उठानी है तो आप प्रोग्राम डाटा को नहीं उठाएंगे, आप इंस्ट्रक्शन को उठाएंगे। मेरी बात समझ में आई? ओके सर, समझ लगे। यस सर, समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास ये दो किस्म के जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं। एक को हम कहते हैं वैन नॉमन और दूसरे को हम कहते हैं हार्वर्ड। वैन नॉमन ये कहता है कि आपने एक ही अलमारी बनाई है, उसके अंदर सारा कुछ रख दिया, ठीक है।
यानी उसके अंदर जो खाने हैं, अब उसके अंदर आपने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि ये खाने जो हैं वो जूतों के लिए हैं, ये कपड़ों के लिए हैं और ये मेरे अदर स्टफ्स के लिए हैं। बस सारा कुछ उसके अंदर ही पड़ा हुआ है, बस आपने डायरेक्ट जाके परफ्यूम की बॉटल उठानी है, उसमें से ढूंढ के निकाल लो, ठीक है। दूसरा मॉडल है हमारे पास हार्वर्ड मॉडल, जिसके अंदर आप हर चीज़ को अलग सेग्रीगेट करते हो, यानी आपने हर एक का अलग खाना डेजिग्नेट किया हुआ है। एक खाने में जूते हैं, एक खाने में कपड़े हैं, एक खाने में आपका अदर स्टफ्स मौजूद हैं। सो इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करूं तो प्रोसेसर के पास जो मेमोरी मौजूद है वो सिंगल मेमोरी है, जिसमें आपकी इंस्ट्रक्शन भी मौजूद है, डाटा भी मौजूद है। लेकिन जब हम हार्वर्ड की बात करते हैं तो हम मेमोरी के दो हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्से के अंदर हम अपना डाटा रखते हैं और एक हिस्से में हम अपना इंस्ट्रक्शन रखते हैं। उससे फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि हमें दोनों के अंदर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हमें पता है कि हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए तो हम इंस्ट्रक्शन वाले से हिस्से से चीज़ें उठाएंगे, और अगर हमें डाटा उठाना है तो हमें पता है कि हमने डाटा वाले खाने में जाना है। तो ये दो हमारे पास जो है वो मॉडल्स मौजूद हैं। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं वैन नॉमन आर्किटेक्चर की, तो वैन नॉमन आर्किटेक्चर के अंदर एक हमारे पास है सीपीयू। सीपीयू मेन जो चीज़ है जो आपके कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर का दिमाग है। इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें आपकी वर्किंग यहाँ से हो रही है। आपका ये जो दिमाग है इसके अंदर तीन मेन चीज़ें हैं। द वन इज़ योर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है बेसिकली क्या काम करता है, जितनी भी कंप्यूटेशन करनी है, आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट करना है, ये तमाम काम या कोई लॉजिकल ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, वो आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करेगा। लेकिन उसने किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है और किस डाटा के ऊपर इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करना है। सपोज उसने करना है ऐड ए एंड बी, ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, और उसने एडिशन करनी है। ये इसको कौन बताएगा, वो उसको बताएगा इसका कंट्रोलिंग यूनिट। अच्छा, ए और बी जिसको उसने ऐड करना है, उसके लिए इसको एक मेमोरी चाहिए जहाँ पे वो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 को ला के रखेगा। तो वो आपको जो है वो कहाँ पर रखेगा, वो छोटे चंक्स ऑफ मेमोरी मौजूद है जिसको हम सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स कहते हैं। ये बहुत छोटे लेवल की मेमोरी होती है। जिस अगर आप पीछे हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो आपको 2 TB की नज़र आ रही है, 1 TB की नज़र आ रही है। इसके बाद आपकी रैम आ जाती है। रैम के अंदर आपको कितनी मेमोरी नज़र आ रही है, 8 GB की, 12 GB की, 16 GB की। इसके बाद आपका लेवल आ जाता है कैश। कैश के अंदर भी आपके मल्टीपल लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 आपको अमूमी तौर पे अगर आप प्रोसेसर लेने जाते हैं तो आपको पता लगेगा जी कितने MB कैश है जी, 2 MB या 4 MB, या अगर कोई अच्छा कंप्यूटर ले आए तो 8 MB कैश है। उसके बाद आपके पास आ जाता है CPU के अंदर रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के अंदर जो है वो डाटा बिट्स के अंदर मौजूद होता है। सो दैट मीन्स कितने बिट का रजिस्टर होगा, ये होता है 8 बिट का डाटा हो गया, 16 बिट का हो गया, 32 बिट का हो गया, या बहुत कोई बड़े लेवल पे चला गया तो 64 बिट का जो है वो आपके पास डाटा जो है वो मौजूद होगा इस रजिस्टर के अंदर। यानी एक रजिस्टर का साइज ये हो सकता है। तो जब भी आपने जी सर क्वेश्चन जी बेटे सर, जैसे अगर हमने CPU है तो सर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो ऑब्वियसली सर ये भी चिप से मिलकर बना होता है, तो सर इसमें भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग हुई है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसके लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लॉजिक कौन सी है? बेटे दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे। सर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हमने अगर प्रोसेसर डिज़ाइन करना है, लेट्स सपोज अगर हम CPU की बात करते हैं तो इसमें भी सर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लॉजिक यूज़ हुई है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि दिस प्रोग्रामिंग लॉजिक इज़ बेस्ट फॉर दिस माइक्रो प्रोसेसर? बेटे पहली चीज़, आप यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन नहीं कर रहे, ठीक है, आप उस माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। जिसने माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किया ना, उसको पता है कि उसने कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया। आप उसके माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हो अपने किसी पर्पज़ के लिए। अब आप उसके माइक्रो प्रोसेसर को अपने पर्पज़ के लिए कन्फिगर कर रहे हो इन अ सेंस। मेरी अगर मैं ब्रॉडर लैंग्वेज में बात करूँ, माइक्रो प्रोसेसर को आप नया डिज़ाइन नहीं कर रहे, उसकी उतनी ही लेग्स हैं जितनी हैं। अगर आप माइक्रो प्रोसेसर उठाओगे उसकी 40 लेग्स हैं तो वो 40 लेग्स ही रहेंगी। उसके अंदर एक प्रोसेसर और जो मेमोरी उसके अंदर डिज़ाइंड है वो ऑलरेडी डिज़ाइंड है। वो कौन सा मॉडल यूज़ करने जा रहा है, वो हार्वर्ड करता है या वैन नॉमन करता है, वो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। आप कौन सी इंस्ट्रक्शन करोगे, उस इंस्ट्रक्शन की बेस पे वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, वो उसके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है। आपने क्या करना है,
मुझे पहले ऐड करना है या मुझे पहले सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ आप उसको ये बता रहे हो, ठीक है। ऐड करने के बाद अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके बाद सब्ट्रैक्ट का मैंने क्या करना है, मुझे रिजल्ट जनरेट होगा उसको मैं क्या करूँगा, ये आपके पास पावर्स है। आप हार्डवेयर को चेंज नहीं कर रहे माइक्रो प्रोसेसर के, आप माइक्रो प्रोसेसर एज ए हार्डवेयर को एम्प्लॉय कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो एक बड़े सिस्टम के अंदर, और उस बड़े सिस्टम की जो वर्किंग है आप इस छोटी चिप से यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। सर जस्ट हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, इसका मतलब सॉरी स्टडी कर रहे हैं बस इंटरनल। ना 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 ना, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका आपको पता होना इसलिए ज़रूरी है कि आपने इसको देखो, जब तक आप C++ पे काम कर रहे थे आपको इस चीज़ से कंसर्न नहीं था कि अंदर हार्डवेयर में क्या हो रहा है। जी सर। ठीक है, आपने कहा कि जी प्रिंट दिस लाइन, लाइन प्रिंट हो गई, आपको कोई कंसर्न नहीं था आपका हार्डवेयर पीछे क्या कर रहा है उसके अगेंस्ट। अब चूंकि आप उससे एक लेवल आप हार्डवेयर के क्लोज होके काम कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हार्डवेयर की लिमिटेशंस क्या हैं। देखो, आपको पता होगा कि आपके पास जो बंदे हैं, अब जिस हम बात करते हैं, आप ग्रुप बनाते हो, ग्रुप बना के आप कोई वर्किंग करते हो, आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो। अब आपको पता है कि प्रोजेक्ट में अगर 3 बंदे आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उन तीनों की कैपेसिटीज़ क्या हैं। एक बंदा अगर राइटिंग उसके स्किल अच्छे हैं तो वो रिपोर्ट राइटिंग अच्छी करेगा, लेकिन अगर आप उसको कहोगे कि वो जाके मार्केट से सामान खरीद के ले आए तो वो कभी भी अच्छा सामान खरीद के नहीं लेके आ सकता, क्योंकि उसको राइटिंग करना आसान अच्छा लगता है, वो राइटिंग बड़ी अच्छी करता है, ठीक है। जो आपके ग्रुप के अंदर मार्केट की परचेजिंग अच्छी कर सकता है, आप उसको ही भेजोगे मार्केट परचेजिंग के लिए। मेरी बात समझ में आई? जी तो सर। इसीलिए जब आप इस हार्डवेयर को, इस माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करने जा रहे हो एक बड़े सिस्टम के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कहाँ पे क्या लिमिटेशंस हैं। अब मैं आपको एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपका रजिस्टर 8 बिट का है, उसके अंदर अगर आप 32 बिट का वैल्यू को डाल देते हो 8 बिट के रजिस्टर के अंदर, तो आपने 32 को अगर आप 8 से कंपैरिजन करें तो 32 8 से 4 गुना बड़ा है, ऐसे ही। जी सर ऐसे ही। 8 + 8 16, फिर 8 + 16 आपके पास जो है वो 24 एंड देन 32। मेरी बात समझ में आई? तो आपने जब 8 बिट के रजिस्टर के अंदर 32 बिट की वैल्यू को आपने डायरेक्टली रख दिया अपनी एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो फिर आपने क्या किया बेसिकली, तो उसके अंदर तो जगह ही 8 की है, तो वो 8 की जगह जाएगी ना, तो बाकी तो आपने 24 बिट ज़ाया कर दी डाटा। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या रख रहे हो, तो फिर आप सिस्टम को मैक्सिमम अच्छी यूटिलाइजेशन में नहीं लेके जा सकते। सी के अंदर काम करते हुए शायद आपको इन बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उससे आप कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे होते हो। आप हार्डवेयर के उतने नज़दीक नहीं होते, जितना आप हार्डवेयर के नज़दीक काम करोगे जाके, उतना आप हार्डवेयर की कैपेसिटीज़ को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में लेके जा सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। सिर्फ यही चक्कर है। सही जी सर, क्वेश्चन। थैंक यू, आगे समझ सकते। जी बेटे, सही क्वेश्चन है बेटे अगर मैं क्वेश्चन एंड के लिए रख लें, क्योंकि मुझे लेक्चर पहले ख़त्म करना है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है। मैं इसको ख़त्म कर लूँ, ख़त्म करने के बाद आप क्वेश्चंस कर लें, मैंने उसके बाद आपको जो मैं फुल टाइम दे दूँ। अच्छा, जब हम यहाँ पे सीपीयू की बात करते हैं तो हमारे पास बसेस मौजूद होती हैं जो डाटा लेके आती हैं और डाटा लेकर जाती हैं। जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन पास करेंगे, सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन पास करता है कि जी मुझे ये इंस्ट्रक्शन अगली चाहिए, तो वो एड्रेस बस के ऊपर जो है वो एड्रेस भेजेगा एक नेक्स्ट जगह का कि मुझे कहाँ से डाटा चाहिए और कहाँ से जो है मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए, या मुझे किसी इनपुट आउटपुट पैराफेरल से डाटा चाहिए। इनपुट आउटपुट पैराफेरल्स क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट पैराफेरल्स हो जाते हैं कि आपकी यूएसबी होगी, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका कोई और मीन्स हो गया, आपका सीरियल पोर्ट होगी, पैरेलल पोर्ट होगी, यहाँ से कोई डाटा अगर आप रिसीव कर रहे हो या सेंड कर रहे हो। सो अगर आपने किसी इनपुट आउटपुट पैराफेरल पे डाटा सेंड करना है या रिसीव करना है, या किसी इंस्ट्रक्शन या डाटा को मैंने किसी मेमोरी से उठाना है, तो मुझे उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। तो जब मैं एड्रेस बताऊंगा उस पर्टिकुलर डिवाइस को, तो वो उस एड्रेस के अगेंस्ट मुझे डाटा सेंड करेगा। जो मुझे वो डाटा सेंड करेगा रिसीविंग के लिए, तो वो मुझे डाटा बस के ऊपर डाटा सेंड करेगा। और अगर मैंने कोई डाटा पैराफेरल्स को भेजना है या मैंने कोई मेमोरी में डाटा रखवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक तो एड्रेस बताऊँगा कि कहाँ पर रखवाना है और डाटा साथ भेजूँगा कि कौन सा डाटा रखवाना है।
अगर मैं दोबारा वही अलमारी वाली मिसाल पे जाऊँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने परफ्यूम की बॉटल कहाँ से उठानी है। तो मैं पहले देखूँगा कौन से खाने में पड़ी होगी, तो फिर मैं पहले अलमारी खोलूँगा और उसमें से उस पर्टिकुलर खाने में जाऊँगा और वहाँ से उठाऊँगा। तो ये मेरा एड्रेस है कि मुझे कहाँ पर बॉटल रखी होती है। अब अगर मैंने वहीं पे अपने ग्लासेस रखने हैं अलमारी के अंदर, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी अलमारी में कहाँ पर ग्लासेस को रखना है। तो मैं ग्लासेस लेकर जाऊँगा अलमारी के पास और उसको अलमारी को ओपन करके उसकी डेजिग्नेटेड एरिया देखूँगा कि कौन सा अलमारी का हिस्सा है, कौन सा सेक्शन है जिसमें मुझे अपने ग्लासेस को रखने। मैं उस एड्रेस पर जाऊँगा और वहाँ पर जाके ग्लासेस को प्लेस करूँगा। अगर मुझे कोई डाटा रखना होगा या कोई इंस्ट्रक्शन रखनी होगी या कोई चीज़ रखनी होगी वहाँ पे, तो मैं डाटा भी लेके जाऊँगा और उसका एड्रेस भी लेके जाऊँगा। और अगर मुझे वहाँ से कोई चीज़ उठा कर लेके आनी है, तो मैं एड्रेस लेकर जाऊँगा और वहाँ से उस डाटा को पिक करके लेके आऊँगा। जो डाटा पिक होगा या डाटा ड्रॉप होगा, वो डाटा बस पे होगा, लेकिन उसका जो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन है, वो हमारी एड्रेस बस कर रही होगी। अच्छा, इसी तरह जब हम हार्वर्ड की बात करते हैं, तो अब आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपका इंस्ट्रक्शन की जगह अलग हो गई है और डाटा की अलग हो गई। जब आप इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है या सीपीयू जो है वो आपको एड्रेस इशू करता है। उस एड्रेस के ऊपर आप इंस्ट्रक्शन में जाते हैं और वहाँ से डाटा पिक करके लेके आते हैं। वो लेके आते हैं, कंट्रोल यूनिट के पास आता है और वो उसको जज करता है कि आपने काम क्या परफॉर्म करना है। लेट्स से कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो वापस आई है दैट इज़ योर ऐड ए एंड बी, तो वो आपके अरिथमेटिक लॉजिक को ये इंस्ट्रक्शन पास करेगा कि आपने दो वेरिएबल्स ए और बी इनको ऐड करना है। सो अपना ऐडर ऑन करें और ऐडर के थ्रू इन दोनों वेरिएबल्स को आप ऐड कर दें। अब ये जो आपने ऐड करना है इसके लिए आपको ए और बी भी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब इंस्ट्रक्शन जारी होगी आपके मेमोरी यूनिट को कि मेमोरी यूनिट को या आपके आईओ पेरिफेरल्स को, जहाँ से भी वो डाटा आना है, वहाँ पे उस एड्रेस पर जाएंगे, वहाँ से ए और बी की वैल्यू को उठाएंगे और वो डाटा जो है वो आपके रजिस्टर्स में आके प्लेस हो जाएगा। जब वो डाटा रजिस्टर्स में आके प्लेस हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट ने आपको बता दिया कि आपने एडिशन करनी है ए और बी की, उनके रिस्पेक्टिव रजिस्टर्स में आप जाएंगे, वहाँ से उनकी वैल्यूज़ को उठाएंगे, एडर जो है उन दोनों को ऐड करेगा और जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको वापस जाकर रजिस्टर में रख देगा, जो भी डेजिग्नेटेड रजिस्टर होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कॉर्टेक्स एम की सीरीज़ के अंदर, तो ARM कॉर्टेक्स एम के अंदर जो है वैन नॉमन जो है वो आपका M0, M0 प्लस, M1 और M23, ये वो 4 प्रोसेसर्स हैं जिसके अंदर आपका वैन नॉमन जो है आर्किटेक्चर वो इम्प्लीमेंटेड है। जबकि अगर हम कॉर्टेक्स M3 की बात करते हैं, M4 की बात करते हैं, M7, M33, ये चारों आपके जो प्रोसेसर्स हैं इनके अंदर आपका हार्वर्ड जो है वो आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है। सो दैट मीन्स कि अगर आप अपने सिस्टम के लिए समझते हैं कि वैन नॉमन आर्किटेक्चर आपको ज़्यादा सूटेड है, तो आप इस फैमिली को यूज़ कर सकते हैं या इन डेजिग्नेटेड रजिस्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपके सिस्टम के लिए हार्वर्ड या आपकी प्रोग्रामिंग के लिए ज़्यादा सूटेड जो ARM कॉर्टेक्स के जो सीरीज़ है वो ज़्यादा आपको सूटेड जोन सी है, वो ये वाले हैं, तो आप हार्वर्ड की तरफ जाएंगे, यानी कॉर्टेक्स M3, M4, M7 और M33। अच्छा, जब हम बात करते हैं, जी बेटे माइक को ज़रा बंद रखें थोड़ी देर के लिए। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमने पहले बात की कि हमारे पास एक तो सी प्रोग्रामिंग है। जब भी आप सी में को कोड लिखते हैं, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। वो पहले जब आप उसको कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल होने के बाद वो उसके अगेंस्ट आपके पास एक असेंबली कोड जो है वो जनरेट होता है। असेंबली कोड जो है वो इन रिटर्न एक मशीन कोड जनरेट करता है जो कि 0s and 1 की फॉर्म से होता है और ये इसके कॉम्बिनेशन बने होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर को जाके डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि आपने कौन से हिस्से को ऑन करना है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि आप लोगों ने लास्ट कोर्स के अंदर देखा था कि आपका एक ही सर्किट जो है वो एडर के तौर पर भी काम कर रहा था और सब्ट्रैक्टर के तौर पर भी काम कर रहा था। तो उसके अंदर सिर्फ ये था कि उसके पीछे कंट्रोल बिट लगी हुई थी 0 और 1। जैसे ही आप उसको 0 करते थे तो वो एक फंक्शन परफॉर्म करता था, जब आप उसको 1 कर देते थे तो उसकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती थी दूसरे फॉर्म में। सो इसी तरह जो आपको ये मशीन प्रोग्राम आया है, इसके अंदर जो 0s and 1s हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ 0s and 1s जो हैं वो किसी न किसी काम के लिए डेजिग्नेटेड है, जो उनको बताएंगे कि उन्होंने क्या काम करना है। किसी एक बिन के अंदर वो बता रहा होगा कि हाँ जी ये आपने एडिशन करनी, तो जैसे ही आप उसको 0 कर देंगे तो वो उसकी सब्ट्रैक्शन कर देगा, जैसे ही आप उस बिट को 1 करेंगे तो वो एडिशन कर देगा। तो लेट्स से कि आपके पास एक प्रोग्राम है, या हमने वही वाली बात की है कि आपने अगर सी के अंदर एक प्रोग्राम लिख रहे हैं
आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी c इज इक्वल टू a प्लस बी, सो दैट मीन्स कि आपने दो वेरिएबल्स हैं a और b, उनकी वैल्यू को ऐड किया और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने a को एक वैल्यू असाइन की, b को एक वैल्यू असाइन की, और आपने c के अंदर दोनों का एडिशन जो है वो डाल दिया। लेकिन जब आप इसके अगेंस्ट असेंबली लिखेंगे तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। वहाँ पे जो आपने 2 लाइनों में या 3 लाइनों में अपना पूरा काम मुकम्मल कर लिया, वो चूँकि हमने बात की कि हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्किंग हो सकती है। लेकिन जब हम इसके असेंबली लैंग्वेज के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें लिमिटेशंस में आना शुरू हो जाती हैं। हमें पता होता है कि हम इतनी लिमिट तक हम जो है वो मूव कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर मैं यहीं पे छोटी सी बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पे सी के अंदर कर देता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो ये यहाँ पर लिखने के लिए आपको सिंगल स्टेटमेंट होगी। लेकिन उसके अगेंस्ट जब आप असेंबली में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऐड हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेंट्स जो हैं, ऑपरेंट्स मतलब कि जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं एट अ टाइम, उसकी लिमिटेशंस लग जाती है। सो जब भी आप सी कोड लिखते हैं तो आपके लिए लिखने में आसानी है, लेकिन आपके सिस्टम उसके अगेंस्ट जो असेंबली में वर्किंग कर रहा है वो ज़्यादा कर रहा है। तो हम चूँकि अब यहाँ पे ज़्यादा काम देखने के लिए जा रहे हैं कि हम असेंबली में किस तरह काम करते हैं, तो सी से अब जब हम एक लेवल दूर और मशीन के एक लेवल करीब आ रहे हैं तो हमें नज़र आएगा कि हम किस तरह वो काम कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक रजिस्टर्स, क्योंकि असेंबली के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर हम रजिस्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। ये वो रजिस्टर्स हैं जो CPU के पास डायरेक्टली अवेलेबल है। जो वेरिएबल्स आपके पास आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सी कोड के अंदर, ये वेरिएबल जो है ये मेमोरी के अंदर कहीं आपको लोकेशन एलोकेट होगी। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर वो लोकेशन मेमोरी में है तो मेमोरी के बाद उसने रजिस्टर्स के अंदर आना है। सो ये टाइम जो आप कंज्यूम करेंगे तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो ये एक एक्स्ट्रा आपके ऊपर बर्डन आएगा। तो आप जब असेंबली में काम कर रहे हैं आप डायरेक्टली उन रजिस्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपके CPU के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। तो आपका जो टाइम कंजम्पशन है डाटा मूवमेंट का वो बच जाता है, और आप सिर्फ उस वक्त ही मूवमेंट कर रहे होते हैं जब आपको ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रजिस्टर है R1, उसके अंदर हमने डायरेक्टली A की वैल्यू विच इज़ 0 वो रखवा दी। B के अंदर हमें चूँकि 1 रखवाना था तो हमने R2 के अंदर जो है वो एक वैल्यू 1 रखवा दी, और अब हमने ऐड करवा दिया R1 को और R2 को, और इसका रिज़ल्ट जो है हमने R3 में रखवा दिया। इसकी ये इसका कह लें कि लिखने का अंदाज़ है कि पहले हम बताते हैं कि इसने ऑपरेशन परफॉर्म क्या करना है, फिर हम बताते हैं कि जो भी इस फंक्शन के परफॉर्मेंस के नतीजे में रिज़ल्ट जनरेट होगा वो कौन से जगह पर आएगा, और उसके बाद हम बताते हैं कि किस जगह की वैल्यूज़ को आपने यूज़ करना है उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सो ये हम आगे जाएंगे तो देखेंगे इसको हम बेसिकली ये हमारा इसका जो है वो सिंटैक्स है इस तरीके से कि पहले हम बताते हैं कि ऑपरेशन क्या है, फिर डेस्टिनेशन बताते हैं, फिर हम सोर्स बताते हैं। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने जो है इन दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद रिजल्ट जो है वो आपने R3 में किया, उसके बाद आप वापस चले गए। तो इसके अगेंस्ट जो मशीन कोड है वो आपको इस तरीके से नजर आएगा। अब डेफिनेटली आपको मशीन कोड तो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा होगा कि बाइनरी में हो क्या रहा है, अनटिल अनलेस कि आपको पता हो कि कौन सा 0 कौन सा 1 कितने नंबर ऑफ बिट्स के कॉम्बिनेशन में है, और कितना बिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो कौन सी बिट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इसलिए हम असेंबली के ऊपर तो हम फिर भी थोड़ा सा इजीली काम कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज में काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को यूज़ करना पड़ेगा और वर्किंग करनी पड़ेगी, और जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हेक्टिक लेवल का वर्किंग है। लेकिन आप असेंबली लेवल पे फिर भी आप जाके काम कर सकते हैं, और जब आप असेंबली लैंग्वेज में जाके काम करते हैं तो आप बहुत सारे रिसोर्सेज को जो है वो डिप्लीशन से बचा लेते हैं। अच्छा, ये जो बाइनरी है इसी के अगेंस्ट आपका एक हेक्स कोड भी जनरेट होगा। तो जब आप अपने काइल के अंदर वर्किंग करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जब आप जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं, चाहे वो सी में लिख रहे हो या आप असेंबली में लिख रहे हो, और जब आप उसको डिबग करने के लिए जाते हैं तो आपके पास ऊपर एक विंडो ओपन होती है जिसको हमने बात की थी कि डी असेंबली की वो विंडो है। वहाँ पे आपको ये कोड्स आपको सारे नज़र आएंगे। आपको या तो आपको मशीन कोड जो है वो बाइनरी में नज़र आ रहा होगा या आपको हेक्स में नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आपको मशीन कोड के साथ जो है आपको असेंबली के अंदर उसका अगेंस्ट जो असेंबली कोड है वो भी नज़र आ रहा होगा, और उसी तरह उसी के अगेंस्ट जो सी कोड था वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। सो दैट मीन्स कि वहाँ पे डी असेंबली के अंदर आपको तीनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि जो आपने अगर सी के अंदर कोड किया है तो सी कोड क्या लिखा था,
उसका अगेंस्ट आपका असेंबली कोड क्या जनरेट हुआ और उस असेंबली कोड के अगेंस्ट आपका मशीन कोड क्या जनरेट हुआ। और अगर आप सी को बीच में से माइनस कर देते हैं और आप असेंबली में कोडिंग करते हैं तो असेंबली कोड आपने क्या लिखा था और उसके अगेंस्ट आपका हेक्स जनरेट क्या हुआ है और आपकी मशीन इस पर क्या इंप्लीमेंटेशन करने जा रही है। तो आपका जो है वो कंपाइलर आपको इस तरीके से शो करा रहा होगा। अब जब हम बात करते हैं प्रोसेसर की तो हमारे पास उसके अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर्स मौजूद हैं जिनके अंदर आपका सीपीयू जो है वो डायरेक्टली वर्किंग करता है और ये मोस्ट फास्टेस्ट वे ऑफ प्रोसेसिंग है क्योंकि ये वो मेमोरी है जो कि आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को डायरेक्टली एक्सेसिबल है। किसी भी आप और मेमोरी की तरफ जाते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है। जितना आप अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट से आप दूर होते जाएंगे उतना आपकी टाइम कंजम्पशन डाटा को लाने में और डाटा को ले जाने में लगेगी, वो बहुत आपकी उसके ऊपर वर्किंग के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। जितना आप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के करीब होंगे उतना टाइम जो रिक्वायर्ड है डाटा को लाने में और ले जाने में वो कम लगेगा और जितना ये टाइम कम लगेगा उतना आपके सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी क्योंकि आपके प्रोसेसर को वो वेट करना पड़ रहा है कि वो डाटा आएगा तो मैं उस पर काम करूँगा। आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बहुत तेज़ काम करता है लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि उसको डाटा भी उसी स्पीड पर चाहिए कि वो जो है वो जल्दी काम कर सके। अगर आपका एक कुक बहुत अच्छा खाना बना सकता है, बड़ी तेज़ी से खाना बना सकता है, लेकिन उस सालन के अंदर जो आपके पास वेजिटेबल्स डलनी है वो आपको टाइम पे नहीं मिलेंगी तो वो वेट करता रहेगा कि मेरे पास वेजिटेबल्स आएंगी, वो इसमें डलेंगी, तो फिर उसके बाद जो है वो कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अगर आपके पास टाइम से चीज़ें नहीं पहुँचेंगी तो आपका प्रोसेसर जल्दी काम नहीं कर सकता। अगर आपका प्रोसेसर तेज़ भी और डाटा नहीं पहुँच रहा तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए प्रोसेसर के अंदर हमारे पास जो रजिस्टर्स मौजूद हैं हम उनकी बात करते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम R0 टू R12। ये हमारे पास 13 रजिस्टर्स हमारे पास ये हैं जो कि जिनको हम कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स आपकी कोई भी वैल्यू को मैनिपुलेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे जो हैं ये 32 बिट के रजिस्टर्स हैं, यानी हर एक रजिस्टर के अंदर जो आपकी वैल्यू आ सकती है वो 32 बिट की वैल्यू आ सकती है। इसके बाद हमारे पास जो 13 रजिस्टर आता है इसके बाद जो हमारे पास रजिस्टर मौजूद हैं इनके कुछ स्पेशल पर्पसेस भी हैं। बाकी रजिस्टर्स को जिनको हम स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ भी करते हैं, जिस तरह R13 के नाम से भी यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके साथ इसका एक और पर्पस भी अटैच है जिसको हम कहते हैं SP या स्टैक पॉइंटर। यानी जब आप इसके अंदर स्टैक का ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएंगे तो उसके लिए आपको जो चीज़ें यूज़ होंगी वो ये रजिस्टर आपको उसमें कंपनी करेगा। अच्छा, ये R13 जो है वो दो मेन पर्पसेस के अंदर यूज़ होता है। एक उसको हम कहते हैं MSP और इसको हम कहते हैं PSP। MSP स्टैंड फॉर मेन स्टैक पॉइंटर एंड PSP स्टैंड फॉर प्रोग्राम स्टैक पॉइंटर। ये किस मानों में यूज़ हो रहा है ये उस वक्त ये जो है ना कुछ आपकी ये जिसमें आगे इसके आगे लिखे हुए हैं कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, ये हमें आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि हम इस स्टैक पॉइंटर को किस पर्पसेस में यूज़ कर रहे हैं, एज ए मेन स्टैक पॉइंटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं या प्रोग्राम स्टैक PSP के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। दोनों के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमारे पास आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है R14 जिसको हम LR या लिंक रजिस्टर भी कहते हैं। ये लिंक रजिस्टर ये होता है कि जिस तरह आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में काम किया था तो आप एक मेन का फंक्शन लिखते हैं और उसके अंदर कहीं पे आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं। आपने सपोज एक फंक्शन बनाया था एडिशन का और वहाँ जाके आपने एडिशन की और एडिशन के बाद आपने एंड पे एक स्टेटमेंट लिखते थे रिटर्न 0 रिटर्न। जब आप रिटर्न करते थे तो आप जिस जगह से आप मेन से आए थे आप वहीं पे जाके अपनी वहीं पे वर्किंग को दोबारा कंटिन्यू करते थे। ये लिंक रजिस्टर का भी मोरलेस वही काम है कि जब आपने एक फंक्शन के अंदर गए और वहाँ जाके आपने वर्किंग को परफॉर्म किया और जब आपने कहा कि जी मुझे रिटर्न होना है तो ये जगह वो उस जगह का एड्रेस अपने पास बचा कर रखता है कि मैंने वापस कहाँ पर जाना है। जहाँ से आप अपना वर्किंग को छोड़ के आए थे वो यहाँ पे वो पोजीशन यहाँ पे इस रजिस्टर में सेव होती है और इसको पता होता है कि मैं जब वापस जाऊँगा तो मैंने किस जगह से अपनी वर्किंग को वहीं से स्टार्ट करना है। इसी तरह हमारे पास R15 आ जाता है PC रजिस्टर जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। ये वो रजिस्टर है जो आपको ये बताता है कि आप अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, प्रोग्राम काउंटर आपको ये बताएगा कि अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसको आप यूज़ करना चाहेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये कुछ हमारे पास जनरल जो है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं
जो हमें मुख्तलिफ टाइम्स पे हमें बता रहे होते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं और इसके अंदर हमें कौन सी लिमिटेशंस आ रही हैं, जिसको लिमिटेशंस को हम एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हम इन स्पेशल रजिस्टर्स का पर्पस यूज़ करते हैं। सपोज़ कि अगर हमने कोई एक काम करना है तो हमें इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी जिससे हम बाकी काम कर सकते हैं। जब भी हम प्रोग्राम को कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं और हर इंस्ट्रक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर मौजूद है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको वो एड्रेस चाहिए जहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन मौजूद है। उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किसके पास होगा? वो प्रोग्राम काउंटर होगा। प्रोग्राम काउंटर आपको बताएगा कि अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो आपने एग्जीक्यूट करनी है। जब आपने प्रोग्राम काउंटर ने आपके सिस्टम को वो एड्रेस दे दिया कि जहाँ पे आपकी अगली इंस्ट्रक्शन मौजूद है, प्रोग्राम काउंटर का वहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो अगली इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट करने चला जाएगा। एंड द सेम टाइम जब आप के सिस्टम के पास प्रोग्राम काउंटर ने आपको एड्रेस दे दिया है, अब उस एड्रेस की बेसिस के ऊपर आपका जो सिस्टम है, जो आपका कंट्रोल यूनिट है, वो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, वो इंस्ट्रक्शन को लेके आएगा, इंस्ट्रक्शन को समझेगा कि आप करना क्या चाह रहे हो। यानी फिर आप क्या करोगे, जब आपके पास इंस्ट्रक्शन पहुंच गई तो सेकंड काम ये होगा कि आप उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करोगे। डिकोड करके आप ये समझेंगे कि आप काम क्या परफॉर्म करना चाहते थे। जब आपने ये चीज़ समझ ली कि मैंने क्या काम करना था, मैंने आपकी इंस्ट्रक्शन आई ऐड ए बी, या इस तरह करते हैं ऐड सी ए बी। सो दैट मीन्स अब ये इंस्ट्रक्शन आगे भी वो उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद आपको पता लगेगा कि इसमें आप ये कहना चाह रहे थे कि आपने एडिशन परफॉर्म करनी है ए और बी की वैल्यू उसके ऊपर, और जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको हम सी के अंदर रखेंगे। तो जब आपने इसको डिकोड कर लिया, अब आपको समझ में आ गया आपका सिस्टम ने क्या काम परफॉर्म करना है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाएंगे। दैट मीन्स के अब ALU को इंस्ट्रक्शन पास करेंगे कि आपने अगला जो काम परफॉर्म करना है वो ये है कि आपने दो वैल्यूज़ ए और बी जो कि आपके रजिस्टर ए एंड R1, सपोज R1 में और R2 में पड़ी हैं, उनको आपने एडिशन करनी है। सो आप अपना एडर ऑन करें और इन R1 और R2 से वैल्यू उठाएं और उनको ऐड करके रिजल्ट को R3 में प्लेस कर दें। सो जब वो प्लेस हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, आपका काम ख़त्म। जब काम ख़त्म हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, अगली इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे। जो अगली इंस्ट्रक्शन फैच होनी है उसका सेम वही प्रोसीजर आप दोबारा प्रोग्राम काउंटर की तरफ देखेंगे कि उसके पास किस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मौजूद है, और वहाँ से आप उसका एड्रेस उठाएंगे और फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर ये हम बात कर रहे हैं कि हमारी एक इंस्ट्रक्शन के 3 फेजेस हैं, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। अगर हम यहाँ तक ये 3 को एग्जीक्यूट रखते हैं तो हमारे पास जो है ना 3 स्टेजेस में हम बात कर रहे हैं। ये बहुत हम सिंपलेस्ट वे में बात कर रहे हैं। जब हम इस आगे जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि हम 3 के अलावा हम और इसको मज़ीद भी डिवीज़न करते हैं, 5 स्टेजेस में भी लेके जाते हैं। इवन जो आपके नए प्रोसेसर्स हैं वो तो इसको बहुत ज़्यादा लंबी स्टेजेस में, इवन आई थिंक Pentium 4 जो इसको 12 स्टेजेस में कन्वर्ट करता है। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि जब आप पाइपलाइनिंग की बात कर रहे हैं, पाइपलाइनिंग ये है कि भी हमने जो देखा कि आपका एक साइकिल बनता है, तो इंस्ट्रक्शन को फैच करना किसी एक हिस्से का काम है आपके सिस्टम में, उसको डिकोड करना किसी और हिस्से का काम है, और एग्जीक्यूट करना जो है वो एक और हिस्सा है। तो जो रिसोर्सेज आपके स्टेज 1 में रिक्वायर्ड हैं, स्टेज 2 में रिक्वायर्ड हैं और स्टेज 3 में रिक्वायर्ड हैं, ये अमूमी तौर पर ओवरलैप नहीं कर रहे होते अगर आप पाइपलाइनिंग में बात कर रहे हैं। पाइपलाइनिंग ये है कि आपने इनके अंदर जो तीनों हिस्से आपने बनाए हैं, जो आपने स्टेजेस बनाई हैं, फैच के अंदर जो भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होंगे वो बाकी दोनों में यूज़ ना हो रहे। उससे आपको फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आप ये यूज़ नहीं होने देते, तो जब आपने एक इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया, अब आपके फैच वाला जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे जो है वो वेटिंग प्रोसेस में आ गए कि अब वो कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि उसने फैच करने के बाद डिकोडिंग सेक्शन को दे दिया, अब वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहा है। तो जब आपका फैच सेक्शन फ्री है, बिल्कुल डिकोडिंग सेक्शन अपना काम कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगली इंस्ट्रक्शन को फैच करवा सकते हैं। सो इससे होगा क्या कि आपका, चूंकि हमने इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, तो आपकी एक इंस्ट्रक्शन अगर 3 मिनट ले रही थी एग्जीक्यूट करने में, तो अब आपकी 1 मिनट आपको फैच के लिए चाहिए था, 1 मिनट आपको डिकोड के लिए चाहिए था और 1 मिनट आपको एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए था। आपने फैच कर लिया, फैच का काम खत्म,
डिकोड अब आपकी इंस्ट्रक्शन हो रही है। अब आपने क्या किया, आपने अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो फेचर को दे दी है कि आप अगली इंस्ट्रक्शन को फेच कर लो उतनी देर में, जितनी देर में डिकोडर अपनी आपकी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहा है। और जब आप तीसरी स्टेज में जाएंगे तो आपकी जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो आपका डिकोडर भी फ्री हो चुका है और फेचर भी फ्री हुआ है, अगर मैं सिंगल इंस्ट्रक्शन की बात करूँ। लेकिन अगर मैं पाइपलाइनिंग की बात करूँ तो मेरे पास जो दोनों सेक्शन फ्री थे, हमने उन दोनों को क्या किया, जब हम इंस्ट्रक्शन 1 पे थे और इसका टाइम ख़त्म हो गया तो ये फ्री हो गया फेचर हमारा, और ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे चली गई। जब ये डिकोडर पे चली गई तो हमारा फेचर तो फ्री था, हमने उसको क्या कहा कि तुम अगली इंस्ट्रक्शन को फेच कर लो। अच्छा, जब ये इंस्ट्रक्शन अगले साइकिल में गई और इसने एग्जीक्यूशन शुरू किया तो पिछली वाली इंस्ट्रक्शन जो कि फैच में थी ये डिकोडर में चली गई, तो मेरे पास फैचर भी फ्री हो गया, जो कि इसने डिकोडर को विकेट किया था, इसके पास अब अगली इंस्ट्रक्शन का डिकोड होने के लिए आ गई। और जब ये इसके पास आ गई तो आपने फैचर चूंकि फिर फ्री हो गया था, आपने उसको अगली इंस्ट्रक्शन दे दी कि वो फैच कर ले। सो अगर मैं पाइपलाइन यूज़ ना कर रहा होता और मुझे ये 3 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता तो मुझे कितना टाइम चाहिए था, 3 मिनट इसके लिए, 3 मिनट इसके लिए और 3 मिनट इसके लिए, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन ख़त्म होती फिर अगली स्टार्ट होती। सो मुझे टोटल टाइम कितना लगना था, कोई बता सकता? 9 मिनट। 9 मिनट, 9 वेरी मिनट सर। नाइस, 9 मिनट। अब कितना लगेगा, 1 मिनट ये, अब 3 मिनट। 1 मिनट ये, 3 मिनट। नहीं 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 नहीं, 1 5 मिनट मिनट। ये, 2 मिनट ये, 3 मिनट ये, 4 मिनट ये और 5 मिनट ये। सो आपने अब 5 मिनट में 3 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लिया। मेरी बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब इससे फ़ायदा एक और भी क्या हुआ, ना सिर्फ आपने टाइम को कम कर लिया, नंबर 2 आपने रिसोर्स को मोर एफिशिएंटली यूज़ किया। जितनी देर आपका प्रोसेसर आइडल रहेगा आपकी एफिशिएंसी गिरना शुरू हो जाएगी। जितना आपका प्रोसेसर फुल यूटिलाइजेशन पे जाएगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपका सिस्टम देगा। ये बात क्लियर होगी? सर लेकिन अगर जैसे जैसे टाइम आगे के हम बढ़ते जाएंगे तो एट 1 मिनट में एग्जीक्यूशन डिकोडर काफ़ी चीज़ें फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी तो स्पीड स्लो नहीं हो जाएगी अगली नहीं एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की? नहीं 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 नहीं, आपकी ये साइकिल आप बढ़ाते जाए, इसमें आप 10 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करें, ठीक है? आप बल्कि इसको एज ए छोटी सी असाइनमेंट के तौर पर लें, अगली मतलब मुझे ज़्यादा दिखाएं। आप 10 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ ये 3 स्टेजेस वाला है। आपको 10 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिंगल सिंगल करके अगर आपने एग्जीक्यूट करनी तो टोटल टाइम कितना चाहिए होगा, और अगर आपने वो 10 इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में यूज़ करनी है जिसकी 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, तो आपको कितना टाइम चाहिए होगा। बल्कि इसके अंदर एक पार्ट और ऐड कर लें, आप इसकी 3 स्टेजेस को 5 स्टेजेस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है? आप कहते हैं जी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 स्टेजेस चाहिए, स्टेज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? और अब आप जो है उस 5 स्टेजेस के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपने 10 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किए हैं, सिंगल में कितना टाइम चाहिए होगा, 3 स्टेजेस में कितना टाइम चाहिए होगा, और 5 स्टेजेस में कितना चाहिए होगा? तो 30 तो आपने एक इंस्ट्रक्शन का बताया ना, ठीक है? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तीनों को आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या टाइम की बचत होती है। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं बता दूँ, जिस तरह आप स्टेजेस में कन्वर्ट करते जाएंगे आपका टाइमलाइन भी कम होता जाएगा पर स्टेज। लेकिन अभी हम फॉर द सिंप्लिसिटी आप ये रखें कि आप जो है वो आपकी स्टेजेस का टाइम फिक्स्ड है, ठीक है? अभी हम सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट देख रहे हैं कि आपके पास जो है 5 स्टेजेस इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन आपने जो है वो सिंगल सिंगल करके एग्जीक्यूट कर रहे हो, और जब आप उसको पाइपलाइनिंग में एग्जीक्यूट करते हो वो फ़र्क क्या आता है टाइम के कंजम्पशन में। अच्छा, ये एक मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे ज़रा।
यहाँ तो कुछ इस तरह की मैं ज़रा डाल। अच्छा, ये अब आपका पूरा साइकिल बता रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। पहली स्टेज जिसमें हमने बात की थी कि आपने फैचिंग करनी है, फिर डिकोड करना है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। अगर हम 3 स्टेज में बात करें तो फैचिंग का तरीक़ेकार क्या है, हमने पहले बात की थी कि प्रोग्राम काउंटर हमें बताएगा कि आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो क्योंकि आपके प्रोग्राम काउंटर के पास जो है उसका एड्रेस मौजूद है। सो ये 32 बिट की हमारे पास रजिस्टर था, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये वैल्यू जो है ये आपको ये पड़ी हुई नज़र आएगी, ठीक है जी। सो इस एड्रेस पे आप गए और यहाँ से आपने एक क्योंकि मैंने बात की थी कि मेमोरी को नहीं आइडेंटिफिकेशन के वो क्या है, ये आपका यहाँ पे सिर्फ एक डाटा स्टोरेज है। आपको पता है कि ये डाटा क्या है, क्या ये एक प्रोग्राम का डाटा है या एक प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन है। ये जो है ये दिमाग का काम है इसको डील करना, ना कि एक खाली डब्बे का काम कि वो उसको, क्योंकि आपकी अलमारी के पास दिमाग नहीं होता, अलमारी खोलने वाले के पास दिमाग है, तो उसने अलमारी में से क्या निकाला। सो आपने यहाँ से जी बेटे सर ये जो रेड में है मूव्स R1, यानी हमने 21 को हमने ये एड्रेस गिवन है मूव्स R1 पे लेके जाना होगा या वहां से फैच करना होगा? मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको बता रहा है कि आपकी एक इंस्ट्रक्शन है जो कि है मूव एस R1, 0, कि आपने R1 के अंदर 0 को मूव करना है। ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे पड़ी हुई है, ये इस लोकेशन पे पड़ी हुई है जो कि एड्रेस ये है। तो ये एड्रेस कहाँ पे होगा, प्रोग्राम काउंटर में। आप इस प्रोग्राम काउंटर के इस एड्रेस पे गए और वहाँ पे पड़ी हुई इंस्ट्रक्शन को उठा के लाए। ये वही इंस्ट्रक्शन है मूव एस R1, 0, ठीक हो गया। ये जो आपको नज़र आ रही है ये असेंबली की इंस्ट्रक्शन है। ये यहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो एक हेक्स नंबर पड़ा हुआ है या मशीन लैंग्वेज पड़ी हुई है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर, आइए। अब जब ये 2100 आप उठा के लाओगे तो आपने लाके उसको कहाँ पे रखा। अब आपने जब आपने उसको फैच किया और डिकोड किया, फैच करने के बाद आपने इसको डिकोड किया, आपको पता लगा ये 2100 क्या है, वो है मूव एस R1, 0, यानी आपने R1 के अंदर जो है वो 0 को रखवाना है। जब आपने इसको डिकोड कर लिया तो डिकोड करने के बाद क्या करोगे, R1 के अंदर आपने 0 को रख दिया, ठीक हो गया। ये आपकी एग्जीक्यूशन हो गई है। सर अगर यही एड्रेस R9 पर चाहिए हो तो उसकी कॉपी भेजिएगा इस डाटा की। वो आपके ऊपर है, ये इंस्ट्रक्शन आपने लिखी है। अगर आप कहते हैं कि जी R1 की वैल्यू को उठा के R9 में कॉपी कर दें, ठीक है, तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चेंज कर देंगे मूव एस R9, R1, तो क्या होगा, R1 की वैल्यू उठाएगा R9 में कॉपी कर देगा। आगे अब 9 आप का करती, बाइनरी कोड होगा। अब मेरी बात सुने, अब आपने ये एग्जीक्यूट कर ली। अब आपकी अगली इंस्ट्रक्शन आ रही है कि जी अच्छा, जब आपका यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आपने इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर से उठा ली थी ना, तो प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस अब ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड कैसे होगा, उसको पता है कि मैंने कितना आगे जाना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे लिखा प्रोग्राम काउंटर इज इक्वल टू प्रोग्राम काउंटर +2, से दैट मीन्स कि आपका प्रोग्राम काउंटर 2 बाइट की जो है वो इंक्रीमेंट कर देगा। जब वो इंक्रीमेंट करेगा तो क्या होगा, आप कहाँ पे चले गए, R13 पे। बेटे R13 पे नहीं चले गए, R15 के अंदर जो वैल्यू मौजूद है, आपके अंदर AC मौजूद था ना, 080001 AC, उसके अंदर आप 2 का एडिशन करो, ए के बाद B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, फिर E आता है, ठीक है ना। C पे थे ना, तो D एंड देन E, 2 का एडिशन हुआ, जी सर। ठीक है।
आप सी से ई पे चले गए। जैसे अगर आप 1 के अंदर 2 ऐड करोगे तो क्या होगा 3। अगर मैं कहूँ कि आपके पास 9 है, मैं हेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हेक्स नंबर के अंदर अगर आप 8 पे हैं और 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? हेलो, ए पे चला जाएंगे, ए पे चला जाएगा। ए के अंदर 2 ऐड करो तो वो ए सी सर, चला सी हो जाएगा, जाएगा। सी हो जाएगा। हो तो सी जाएगा। के अंदर 2 ऐड करो ई। E। तो आप ए सी के अंदर जब आपने 2 ऐड किए तो आप कहाँ चले गए? ई ई पे। ठीक हो गया। अब ई के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 2201, ठीक है। ये क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसका कोड है हेक्स 2201। जब आपने इसको फेच किया और उसके बाद आपने इसको डिकोड किया, तो डिकोड करने के बाद आपको क्या पता लगा? आपने R2 के अंदर क्या डालना है? R2 के अंदर क्या चीज मूव करानी है? 1। तो आपने इसको जब एग्जीक्यूट कराया तो हमने क्या कर दिया? R2 के अंदर आपने रखवा दिया 1। यार ये माइक बंद करें प्लीज। अच्छा, तीसरी इंस्ट्रक्शन क्या है जी आपकी? प्रोग्राम काउंटर फिर जो है वो 2 का इंक्रीमेंट हुआ, अगली इंस्ट्रक्शन आपके पास आई 188B। जब आपने इसको डिकोड किया तो डिकोड करने पे आपको पता लगा कि आपकी इंस्ट्रक्शन क्या थी? एड SR3, R1, R2। आपने R1 और R2 को ऐड करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको आपने R3 के अंदर स्टोर करवा देना, ठीक है। तो आपने क्या किया? यहाँ से आपने R1 और R2 को निकाला है, उसको अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में लेके गए हो, यहाँ से जो आंसर जनरेट हुआ उसको लाके आपने R3 के अंदर स्टोर करवा दिया। डन। यस सर। अगली इंस्ट्रक्शन है कि जी 2000, वो कहती है कि आपने R0 के अंदर 0 मूव कराना है, आपने R0 के अंदर 0 मूव करा दिया। उसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शन आ गई BXLR, ठीक है। BXLR जो है वो आप ये भी छोड़ दें, अभी आपको BXLR को मैं अभी समझाने बैठूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगली इंस्ट्रक्शन आई 4770, जिसका मतलब था BXLR, ठीक हो गया। तो ये अगर आप अरे के अंदर बात करते हैं कि आपने एक अरे बनाई थी जिसके अंदर वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप क्या करते जा रहे हैं? एक आपने लूप लगाया, लूप के अंदर जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टोटल, और उसके अंदर आप इन तमाम वैल्यूज़ को एक एक करके आप ऐड करवाना शुरू कर रहे हैं। टोटल को आपने 0 से इनिशियलाइज करवाया था, उसके बाद आपने इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड कराना है। यानी आप पहले इसके अंदर 1 को ऐड कराएंगे, फिर 2 को कराएंगे, फिर 3 को, देन 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। तो क्या हो रहा होगा? आपने जो ये लिखा है कोड, इसके अगेंस्ट आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो पूरा आपका कोड है, अगर सी का कोड की बात करें तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन आपका इंस्ट्रक्शन मेमोरी में चली जाएगी, और जो डाटा है वो जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया था वो आपका कहाँ चला जाएगा? जो आपने डाटा डिक्लेयर किया या आपने उसके लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, वो उसकी डाटा मेमोरी में चले जाएंगे, ठीक हो गया। जो आपकी एड्रेस मेमोरी है वो 0800 से स्टार्ट हो रही है, और जो आपकी डाटा मेमोरी है वो आपकी 20 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये डाटा आपस में एक दूसरे का शेयर करने के लिए जो बसेस यूज़ करते हैं वो सबकी कॉमन है। यानी आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है, फ्लैश मेमोरी जहाँ पे आपका कोड पड़ा हुआ है, रैम जहाँ से आपने डायनामिक रैम मेमोरी रखा मेमोरी मौजूद है जिसको आप डाटा को अपडेट कर रहे हो, कुछ रखा भी था और कुछ आप उसमें से नया चेंज भी कर रहे हो, वो, और आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो आपकी कम्युनिकेशन है, बाहर से कोई डाटा लेके आ रहे हो, बाहर कोई डाटा भेज रहे हो, वो भी इसी बस के ऊपर आपके एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी आपस में शेयरिंग जो है वो थ्रू दिस बसेस कर रहे हैं। इस बसेस के अंदर आपकी एड्रेस बस भी मौजूद है और डाटा बस भी मौजूद है, और एक और बस भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल बस, ठीक है। वो कंट्रोल बस क्या है? वो आपको बता रही होती है कि आपने क्या कंट्रोलिंग मैकेनिज्म अप्लाई करना है। आपने एड्रेस बता दिया, अब आप डी रैम के अंदर बात करते हैं कि जी मैंने डाटा बस के ऊपर आपने एड्रेस भिजवा दिया एड्रेस बस के ऊपर। अब आपने डाटा रीड करना है या राइट करवाना है? अगर तो आपने डाटा रीड करना है तो आप डाटा बस के ऊपर डाटा रख देंगे, तो ये कैसे पता लगेगा आप रीड करेंगे? वो आप उसको कंट्रोल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने डाटा, हम डाटा रीड करने के लिए आए हैं। जब डाटा रीड करने के लिए आए तो इस पर्टिकुलर लोकेशन से आप डाटा जो है एड्रेस उसके ऊपर डाटा बस पे रख दें, ये CPU के पास जाना है। और अगर मैं यहाँ पे राइट का कमांड भेज दूंगा कि मैं इसको यहाँ पे डाटा राइट करने आया हूँ, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि जो डाटा बस के ऊपर डाटा आपके पास मौजूद है वो हमें दे दें, हम इसको
इस पर्टिकुलर लोकेशन पर रख देते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। तो जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन, आप जो भी आप जो फ्लैश मेमोरी के अंदर आपने जो भी कोड लिखा है, ये वो कोड है जो आपने लिखा है। जिस तरह हमने कल देखा था, हमने एक फाइल इंक्लूड कराई थी जहाँ पे हम बैठ के कोड कर रहे थे, चाहे वो सी की हो चाहे वो एस की फाइल हो, तो वहाँ पे आप कोड लिख रहे थे, तो वो ये कोड था। जब हमने कोड लिख लिया तो उसके अगेंस्ट अगर वो सी है तो डेफिनेटली वो पहले उसके अंदर आपके एक असेंबली कोड जनरेट होगा और एक आपका मशीन कोड जनरेट होगा। तो ये उसका अगेंस्ट उसका एक मशीन कोड जनरेट हो गया, और ये मशीन कोड और ये इसका इससे रेलेवेंट जो इसके असेंबली कोड है ये वो चीज़ है। ठीक हो गया जी? सर पहले असेंबली कोड आएगा ना? दोनों चीज़ें हैं, तरीक़ेकार तो यही है। देखिए बेसिकली ये है कि सी के अगेंस्ट आपका असेंबली आएगा और असेंबली से आपका मशीन आएगा। जब आप डी असेंबली में देखेंगे तो आपको ये तीनों चीज़ें साइड बाय लाइन आपको नजर आएंगी। मशीन कोड भी नजर आएगा, वो हो सकता है आपको बाइनरी में ना हो, हेक्स में नजर आए, जिस तरह आपको मेमोरी में भी नजर आया था। ठीक है, तो आपको मशीन कोड नजर आएगा, मशीन कोड के साथ आपको आपका असेंबली कोड भी नजर आएगा जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और उसके अगेंस्ट आपका सी कोड भी लिखा हुआ। अब आप ये देखें कि आपका जो सी कोड लिखा हुआ है वो कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये जो आपका लूप अभी पूरा बना है, इसके अगेंस्ट आपका ये पूरा असेंबली कोड जनरेट हुआ। मैं भी इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आपका इस तरीके से वो जनरेट हो रहा है। इसी तरह जो आपकी डी रैम है उसके अंदर भी आपने एलोकेट किया है कि आपने वेरिएबल बनाया कि जी मुझे 10 लोकेशन चाहिए जिसके अंदर मैंने ये वैल्यूज़ रखी हैं। तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं जो आपने ये रखी हुई। तो आप कहेंगे ये 9 के बाद हर मरतबा 0 आ जाता है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी हर इंस्ट्रक्शन जी। अच्छा, अब उसकी वजह आपको ये नज़र आ रही होगी कि आपकी ये यहाँ पर हर मरतबा 0 क्यों आ रहा है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो डाटा आ रहा है वो 32 बिट का है, जबकि ये 8 बिट, ये 8 बिट, 16 बिट, तो ये 16 बिट ये हो गई और 16 बिट ये हो गई, 32 बिट हो गया डाटा। तो आपकी यस सर समझ आ गया। दो लोकेशंस लग रही हैं आपकी उसके लिए 32 बिट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 4 ज़ा 32। अच्छा, ये यानी बात वही बार बार रिपीट हो रही है कि आपका बेसिकली ये जो है जो पूरा प्रोग्राम है इसके अंदर जो 2 हिस्से बन जाएंगे। ये आपका आ गया डाटा, तो ये आपका डाटा सेक्शन में चला जाएगा, और ये नीचे वाला जो है ये आपका बेसिकली कोड है, तो ये आपका कोड सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो डाटा मेमोरी जो है वो पी एस रैम कहलाती है, जबकि कोड जहाँ पे आप रखते हैं उसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हो। आपका यहाँ पे आपकी जो है वो मेमोरी आ जाती है, इसको आप रोम भी कहते हो। तो जब आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ये आपका कोड है, ब्लू वाला ब्लू में चला जाएगा, बाकी ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा। सो जब आप उसके अंदर बात करते हो डाटा रैम के अंदर भी, तो एक आपकी इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक होती है इनिशलाइज्ड डाटा, जो शुरू में आप डिक्लेयर कर देते हो ना कि मैं प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, मुझे शुरू में ये डाटा चाहिए, तो वो डाटा आपने सबसे नीचे रख देते हो। उसके बाद आपको आ जाता है ज़ीरो इनिशलाइज्ड डाटा, क्या आपने किसी वेरिएबल को ज़ीरो इनिशलाइज किया, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को चेंज होना, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ये ऑरेंज रंग में जो आपको नज़र आ रहा है ये चीज़। अच्छा, इसके बाद आप मज़ीद विद इन द सिस्टम आप नए नए वेरिएबल्स डिक्लेयर करते जाते हो और उसको जो है ना वो वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते जाते हो। सो विद इन द प्रोग्राम रनिंग आपके पास कुछ डाटा इंक्रीज़ करता है, जनरेट होता है, और अगर आप उसको मेमोरी में स्टोर करवाते हो तो आपका ये डाटा जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो मेमोरी जो है वो इस तरह कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। ये आपकी हीप कहलाती है, और ये आपकी ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करती है। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास एक होता है स्टैक। स्टैक जो है वो नेगेटिव साइड पे ग्रोथ करता है, यानी ये जो आपको मेमोरी एलोकेटेड है ना, ये इसके टॉप पर मौजूद होगा, और जो आपका डाटा है वो बॉटम पे मौजूद होगा। जो हीप है वो जो है वो टूवर्ड्स
जहाँ पे आपकी मेमोरी एंड हो रही है उधर की तरफ ग्रो करेगी, जबकि आपका स्टैक जो है वो इसके अगेंस्ट ग्रो करेगा। सो दैट मीन्स कि ये दोनों जो है वो ऑपोजिट एंड्स पे हैं मेमोरी के, ये दोनों ऑपोजिट साइड पे ग्रो करते हैं। जितना जितना स्टैक बढ़ता जाएगा, जितना जितना स्टैक मेमोरी बढ़ती जाएगी, जितना जितना स्टैक के लिए आपको डाटा चाहिए वो जनरेट होगा, वो स्टैक मेमोरी में जाएगा, और वो आपका जो है वो नेगेटिव ग्रोथ में शुरू हो जाएगा, यानी ये जो है वो स्टैक जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा। और जब आप कोई जनरल डाटा जनरेट कर रहे हो तो वो यहाँ से नीचे से अपर की तरफ जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगी, और ये आप समझ लो कि इनका मैक्सिमम मीटिंग पॉइंट आ गया कि यहाँ तक वो ग्रो कर सकती है। तो इस तरीके से आपकी जो बेसिकली मेमोरी जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में चली जाती है कि आप जो है ना वो इनको दोनों ऑपोजिट साइड पर रख देते हो, तो उससे वो क्योंकि डायनामिक डाटा जनरेट हो रहा है तो डायनामिक डाटा के अंदर हम उसको मैक्सिमम अच्छी यूटिलाइजेशन में ले जाते हैं। अच्छा, जो आपका कोड जनरेट हो रहा है इवन रोम के अंदर भी, ये आपका जो है वो रीड ओनली, जिसमें मैंने कहा था रोम के अंदर रोम भी कहलाता है वो। रोम की इसलिए कि आप जो कोड जनरेट कर रहे हो, कोड के अंदर जो आपका इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो डेफिनेटली आप परमानेंट लिखी हुई आपने इंस्ट्रक्शंस कि आपने ये एग्जीक्यूट करनी है, तो वो आपके कोड सेक्शन में चली जाती हैं। जो आपका रीड राइटेबल सेक्शन होता है कि आप डाटा को रीड भी कर रहे हो, उसको अंदर आपको चेंजिंग्स भी कर रहे हो, तो वो आपका जो है वो ऊपर जो रैम वाला पोर्शन है वो उसमें जाके आप रिजाइड करवाते हो। सो दैट मीन्स कि कुछ डाटा इवन आपके पास ऐसा है कि जिसको आपने जो आपने फिक्स कर दिया वो फिक्स्ड ही है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऐसा डाटा है तो वो रोम में जाएगा। लेकिन अगर कोई डाटा ऐसा है जिसको आप डायनामिकली चेंज करोगे कि जी अच्छा जी ये वैल्यू आपने 2 रखवाई थी लेकिन पैसेज ऑफ टाइम आपकी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से उसकी वैल्यू 3 हो गई, तो वो ऐसा आपका रीड राइट डाटा है, तो इन दैट केस वो आपका जो है वो रैम में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा डाटा है जिसने थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर आपकी वेरिएबल ए की वैल्यू 1 ही रहनी है तो वो रोम में जाएगा। अगर वो चेंजिंग नहीं हो सकती उसकी तो वो रोम में रहेगा, क्योंकि वो आपका परमानेंट डाटा है। अच्छा, ये आपकी डिस्कवरी किट आ गई जिसके हमने बारे में कल भी बात की थी, STM32L476। ये डिस्कवरी किट के अंदर जो मैंने कहा था अगर आप मंगवा लेते हैं तो इसके अंदर जो है वो आपके पास जो है सारा कुछ इंटीग्रेटेड है। आपके पास इवन जॉयस्टिक्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, इसके अंदर ही आपके पास कुछ LEDs भी मौजूद हैं जो कि आपको चीज़ें बता देती हैं। यानी अगर आपको किसी पोर्ट के ऊपर कोई डाटा सेंड कर रहे हो तो आपकी डायरेक्ट ब्लिंकिंग आपको वो भी दिखा देगी। अगर आप कोई LCD पर डाटा जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हो तो वो भी डिस्कवरी किट आपको शो करवा देगी। इवन इसके अंदर जॉयस्टिक मौजूद है, जॉयस्टिक से आप जो है वो इनपुट पे ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें और बहुत सारी पोर्ट्स मौजूद हैं, आप डायरेक्टली ये भी आपको पोर्ट्स मौजूद हैं, ये PA PE और ये A पोर्ट आ गई, उसके अलावा ये E पोर्ट आ गई है, ये C पोर्ट आ गई है। सो इसके अंदर जो आपके नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं जहाँ से आप डाटा रिसीव और सेंड कर सकते हैं वो दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा आपके मुख्तलिफ सेंसर्स जो हैं वो भी कुछ इसके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड हैं, जैसे लाइक मोशन सेंसर्स हो गए, ये 9 एक्सिस की मोशन दे सकता है, तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। ये आपके पास इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स आ गए, यानी आपको मैंने बताया कि इनपुट आउटपुट आपके पास आ गए। माइक्रोफोन्स आपको अवेलेबल है कि आप उसको ऑडियो जैक आपके पास मौजूद है कि आप ऑडियो रिसीव एंड सेंड करना चाहते हैं, तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये आपको उसको आइडेंटिफिकेशन है इसकी सिंपल। अच्छा, ये पावर सप्लाई जिससे हमने बात की थी कि एक तो जब आप उसको कनेक्ट करते हैं तो ये आपका USB पोर्ट अवेलेबल है अगर आप उसको किसी USB पोर्ट से अटैच करना चाहते हैं। और अगर जिस तरह कंप्यूटर के अंदर आपके पास एक अपना एक सेल लगा होता है जो कि उसको उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखता है, तो उसकी सेल्फ पावर्ड के लिए आप दूसरी चीज़ जो है उसके अंदर एक वो सेल भी लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक जनरल इंटरफेस है कि आपके STM32L4 के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको क्या चीज़ें नज़र आएंगी, आपको नज़र आएगा इसमें पैरेलल पोर्ट्स, पैरेलल इंटरफेस मौजूद है, इसमें एक DMA मौजूद है, फ्लैश मेमोरी मौजूद है, रैम मौजूद है, आपके पास IO पोर्ट्स मौजूद हैं, टाइमर्स मौजूद हैं, आपके पास कंट्रोल टाइमर्स आ गए और काउंटर्स वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। ये आपकी टोटल मेमोरी मैप है जो आपके सिस्टम का है। सो सबसे नीचे आपके पास फ्लैश मेमोरी आ गई। फ्लैश मेमोरी वो है जहाँ पे आपका कोड आएगा, उसके बाद आपके पास डायनामिक रैम आ गई जहाँ पे आपका डायनामिक डाटा आ जाएगा। पेरिफेरल्स जो हैं वो डेफिनेटली जो भी पेरिफेरल्स हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, वो भी अगर कोई डाटा सेंड कर रही हैं या रिसीव कर रही हैं तो डेफिनेटली उस सिस्टम में आने के बाद आपके चिप के अंदर आने के बाद वो कहीं डाटा अपना रखेंगे, तो उनके लिए भी एक डेजिग्नेटेड मेमोरी मौजूद है जो कि पेरिफेरल्स के लिए हर पोर्ट के लिए मेमोरी मौजूद है।
इसी तरह अगर आपको एक्सटर्नल रैम अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एड्रेस स्पेस मौजूद है, रैम उसके साथ अटैच होगी। जहाँ आप जिसने कहते हो कि कोई कार्ड लगा दिया आपने या एक्स्ट्रा मेमोरी अटैच कर दी, तो अगर आपने उसको एड्रेस करवाना तो 1 GB तक वो भी एड्रेसेबल आपके पास मौजूद है। इसी तरह कोई एक्सटर्नल डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं और उसको एड्रेस करवाना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी आप डिवाइस अटैच करेंगे उसका एड्रेस आपके पास मौजूद होगा, तभी आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जो भी आप एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट होगी उसके लिए एक स्पेशल एड्रेस जनरेट होगा, उसके आपके पास जगह मौजूद होनी चाहिए, तभी आप उसको अटैच कर सकते हैं। वो 1 GB तक की स्पेस आपके पास उसकी भी मौजूद है। और इसी तरह आपके पास इंटरनल जो पैराफरल्स हैं कॉर्टेक्स M के, उनके लिए भी आपके पास एक स्पेस मौजूद है। ठीक है जी, ये हमने ऑलरेडी बात कर रही थी कि जो रैम है उसके अंदर हमारे पास उसकी ग्रोथ किस तरीके से, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। सर ये क्वेश्चन है यहाँ पे। एक मिनट, ये जी मेरी तरफ से था इसके अंदर। अब आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। जी सर क्वेश्चन सर, जो हमने मेमोरी एड्रेसेस पढ़े हैं सर, तो वो जो है वो सिंपल मैक एड्रेसेस होंगे या फिर इसमें हमें खुद बताया गया होगा कि ये ऑक्टल एड्रेस है या हेक्साडेसिमल एड्रेस है? किसकी बात कर रहे हैं? देखो मैंने अभी जो हमने देखा था ना, वो तो इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस थे जो हमने ऊपर एग्जीक्यूट करके देखे थे। नहीं सर, जो पीछे स्लाइड स्टार्ट में जो मेमोरी एड्रेसेस पढ़े थे हम, इसमें ये वाला मेमोरी में एड्रेस स्टोर होगा। आप बात करें जो मैंने अभी एंड पे दिखाई है कि मेमोरी मैप के अंदर ये हिस्से हैं, फ्लैश हो गया और ये, उसकी बात कर रहे हैं? जी 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 सर। ये मैक एड्रेस इज समथिंग एल्स। आप अगर मैं बात आता, आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर के अंदर कितने USB पोर्ट्स हैं? सर आई थिंक 3 है, 3 एक साइड पर एक साइड, 4 हैं। 4 पोर्ट्स हैं। मैं आपको USB देता हूँ, ठीक है, और USB आपने सिस्टम में लगाते हैं और दूसरे के एक पोर्ट के अंदर आप प्रिंटर लगाते हैं। USB के अंदर आपके पास सॉन्ग्स मौजूद हैं, आपने वो प्ले करने, और आपने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ वर्ड का, वो आपने प्रिंट देना कि जो आपने USB के थ्रू प्रिंटर को दे देना है। आपके सिस्टम को ये बात कैसे पता लगेगी कि कौन सी USB के साथ आपकी USB फ्लैश ड्राइव अटैच्ड है और कौन सी USB पोर्ट के साथ आपका प्रिंटर अटैच है? एनी आइडिया, एनी गेस? सर डाटा देंगे, एड्रेस देंगे। एड्रेस देंगे किसका? जो आपके अपने सिस्टम के अंदर पोर्ट लगी हुई है, हर पोर्ट के लिए उसने एक डेजिग्नेटेड एड्रेस लगाया हुआ। समझ आई? जी सर। अगर आपकी लेफ्ट पोर्ट है तो उसका एक अलग एड्रेस होगा, राइट साइड पे अगर 3 पोर्ट्स हैं तो तीनों का एड्रेस अलग होगा। इसी तरह आप अगर बात करेंगे कि आप एक हब लगाते हैं, USB हब, ठीक है, वो USB हब का किसी को आइडिया है? वो सिंगल USB में लगती है, उसके आगे कोई 8-10 USB अटैच हो सकती है, ऐसे ही? यस सर। कभी आपने गौर किया उसके अंदर वो क्या उनकी तारें आपस में डायरेक्ट जोड़ लगा होता है? नो सर। नहीं, उसके अंदर भी छोटी सी किट लगी होती है जो आइडेंटिफाई करवा रही है कि कौन सी पोर्ट कौन सी है। मेरी बात समझ में आई? ये सर उनके सारों का एड्रेस होता है उसके पास। एग्जैक्टली, हर चीज का एड्रेस एक स्पेशल है जो उसको असाइन हो जाता है। जो उसको एड्रेस असाइन हुआ है ना, उस पोर्ट के अंदर जो भी डिवाइस आके लगेगी उसको, आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई होगा कि कौन सी पोर्ट का कौन सा एड्रेस है। इसी तरह जब आप उसके साथ कोई चीज़ अटैच करोगे, अब सपोज अगर आप इसकी USB पोर्ट के अंदर कोई एड्रेस कोई चीज़ अटैच करते हो और एक आप इसकी पोर्ट P1 के साथ कोई चीज़ अटैच करते हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपने P1 पे डाटा भेजना है या आपने USB पोर्ट पे डाटा सेंड करना है। मेरी बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। ये आइडेंटिफिकेशन आपने करनी है कि कौन सी पोर्ट पे कौन सी डिवाइस है जिसके ऊपर आपने कौन सा डाटा सेंड करना है। तो ये बीइंग अ प्रोग्रामर आपका काम होगा। क्यों? यही मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे आपको सिस्टम का पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है। अगर तो आप बिल्कुल एक अलग लेवल पे बैठ के काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें आपके नीचे वेग चल रही होती है, लेकिन जब आप हार्डवेयर को देख के चल रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एड्रेस के ऊपर कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है। मुझे अब जो मैंने डाटा जनरेट किया है, मैंने C=A+B किया था, अब ये C का डाटा मैंने किस पोर्ट पर भिजवाना है या मैंने कौन सी डिवाइस को भिजवाना है। मेरी बात समझ में आई?
LCD पे मैंने उसको ब्लिंक करवाना है या मैंने कोई एक LED ब्लिंक करवानी है? तो अगर आपने ब्लिंकिंग करवाई है, तो अगर आपने LED ब्लिंक करवानी थी और उसको आपने डेटा को LCD पे भेज दिया, तो आप इसमें यहाँ पे खतरनाक काम पे जा रहे होंगे। यहाँ पे आपका सिस्टम आपको एरर नहीं देगा, क्योंकि ये आपने जनरेट किया। वो आपका सिस्टम जो है आपको सिंटेक्स एरर्स बता रहा होगा। ये लॉजिकल एरर्स हैं जो कि आपकी लॉजिक गलत होने की वजह से जनरेट हुई। मेरी बात समझ आई? यस सर। ठीक है जी, अब इन चीज़ों के ऊपर आप काम करें। नेक्स्ट टाइम जो है वो आप लोगों ने जो मैंने आपको बताया स्टेजेस वाला काम, ये आप लोगों ने अपने पेपर्स पे करके लेके आना। मैं आपसे यहाँ पे चेक करूँगा। जी सर। सर इस स्लाइड से सर पेजेस पे करना है, पेज पे करके लेके आओगे ना? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है जी, लेक्चर आपका खत्म हो गया। सर एक क्वेश्चन था सर, ये क्वांटम कंप्यूटर में सर कौन सी रिपीट करने लैंग्वेज के यूज क्या होती है? करना है दोबारा? उसमें से एक वक्त में एक हाथ खड़ा किया करो, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे भी क्लियर होना चाहिए मैं किससे बात कर रहा हूँ। सर मैं ये पूछना था कि क्वांटम कंप्यूटर में से 3 कंडीशन होती है, 0, 1 और 0, 1 बोथ। तो कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? बाइनरी तो नहीं हो? मैंने कहा ना कि ये बाइनरी से थोड़ा, बाइनरी के अंदर भी चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़रा ये फोटोन लेवल के ऊपर चल जाती है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो फोटोन लेवल पे काम करती है, और अभी ये रिसर्च फील्ड है, इस एक नई फील्ड है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको शायद पता लगेगा कि पूरी दुनिया में क्वांटम कंप्यूटर्स की तादाद कितनी है। ठीक है ना? अभी ये ऐसी नहीं है कि आपको मेरे जैसे आदमी को डायरेक्टली अवेलेबल है कि वो घर में ला के यूज़ करना शुरू कर दे। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी एक बहुत रिसर्च लेवल के ऊपर काम चल रहा है और बहुत हाई लेवल पे काम चल रहा है। यानी शायद दुनिया में कुछ कंप्यूटर्स होंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, 640। यस सर, एक तो रिपीट करें जो पेज पे करके लाना है, और दूसरा ये सर कि हम जो यूज़ करेंगे मोस्टली वो हार्वर्ड यूज़ करेंगे या फिर वैन नोमैन यूज़ करेंगे सर? बेटे हम हार्वर्ड की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको दिखाया होगा कि दोनों की चिप्स कौन सी हैं। हमने जो काम करना है वो हमने M3 और M4 की तरफ जाना है। ठीक है, M3 और M4 जो है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में आते हैं। नंबर 2, आपने जो है सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, 3 स्टेज और 5 स्टेज। ठीक है, और ये पाइपलाइन में भी आपने करनी है एग्जीक्यूट 3 स्टेज और 5 स्टेज। और आपने बताना कि टाइम डिफरेंस क्या है उनकी एग्जीक्यूशन में। और हम सपोज कर रहे हैं कि हर स्टेज को कंप्लीट होने में 1 मिनट लगता है। तो अगर 3 स्टेज है आपकी इंस्ट्रक्शन, तो वो टोटल टाइम कितना लगेगा अगर 10 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी हो? एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है या वो पाइपलाइन में एग्जीक्यूट हो रही है। इसी तरह आपने 3 स्टेज में और फिर 5 स्टेज में देखना है कि अगर वो सिंगल स्टेज में एग्जीक्यूट हो रही है तब कितना टाइम ले रही है, और अगर वो पाइपलाइन में कर रही है तब कितना टाइम ले रही है। ठीक हो गया जी? 610। बेटे आपकी आवाज़ कट गई। बेटे आपकी आवाज़ कट गई जी, अब बोलें। हेलो बेटे आपकी आवाज़ नहीं, बेटे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप टाइप कर दें या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है मुझे आप मैसेज कर दें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है, 640। एनी अदर क्वेश्चन? 640। नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर सर। ठीक है जी, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। सही है, स्लाइड सेंड करते हैं। ठीक है सर। बेटे आपको मैंने लेक्चर रिकॉर्ड दे दिया है, रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया। ओके सर। ओके बेटे सर बट स्लाइड्स भी सेंड कर दें सर। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैं इस चीज़ की आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि मेरा पेपर जो है वो स्लाइड्स के अंदर से आएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है, कॉन्सेप्ट के बाद मैं फ्री हूँ, मैं जहाँ से मर्जी पेपर दूँ। सर नॉलेज वाला मिल जाता है स्लाइड से बंदा थोड़ा, इसलिए मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको स्लाइड दे देता हूँ, लेकिन उसमें से पेपर आने की गारंटी मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है जी? ओके सर। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़ जी। 610 आपका क्वेश्चन आया कि 610? नहीं बेटे आपकी आवाज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। इंटरनेट इशू। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें ग्रुप के अंदर। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़ सर।